वक्त किस नंबर 29। अस्पताल की सफ़ेद राहदारियाँ हब्स के बाइस नम सी थी जो उनके आखिरी आयाम थे। गर्म हवा के थपेड़े जिस्म को झुलसा देते थे। वो हल्के जामनी रंग के लॉन के सूट में मलबूस थे। भूरे बालों की ढीली चुटियाँ बांध रखी थी जिससे चंद लट्टें निकल कर चेहरे पे झूल रही थी। उसकी स्याह आंखें संजीदा थी। अस्पताल के कमरे के बाहर दो गार्ड्स खड़े थे। हाले ने बस एक नज़र उनको देखा। वो दोनों ताबेदारी से रास्ता देने लगे। वो हारून के गार्ड थे। हाले को रास्ता न देकर मरना था क्या? वो प्राइवेट रूम का पुरतइश दरवाज़ा धकेल कर अंदर आई। अंदर का माहौल ऐसा था जैसे कोई 5 स्टार होटल का कमरा हो। वो सामने ही था, अस्पताल की वर्दी में बेड पे लेटा हुआ। उसके चेहरे पे नील थे, आंख के करीब एक ज़ख्म भी था। बाकी का जिस्म जहाँ जहाँ से नज़र आ रहा था बस सफ़ेद पट्टियों में कैद था। वो कदम कदम चलती आगे आई। उसके बेड पे उसके पैरों के करीब बैठ गई। दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर दबाया हो। हारून को इस हालत में देखना दिल चीर देता था। वो शायद दवाइयों के ज़ेरे असर सो रहा था। उसकी सांवली रंगत सर्द पड़ गई थी। सुरमई आंखें बंद थी। बाल जो हमेशा सलीके से जमे रहते थे आज वो ज़रा ज़रा से नज़र आ रहे थे। बाकी सारा सर पट्टियों से जकड़ा हुआ था। तुमने कहा था सारी दुनिया भी अगर मुझे छोड़ दे तो तुम वो वाहिद इंसान होगे जो मेरे साथ रहोगे। उसने हल्की आवाज़ में कहना शुरू किया। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे सारी दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी आंखें नम होने लगी थी, गला खुश्क। तुम कहते हो मैं टॉक्सिक हूँ, सही कहते हो मैं हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया मैं ऐसी क्यों हूँ? मैं तुम्हारे मामले में ही टॉक्सिक क्यों हूँ? वो गर्दन झुकाए हारून के पैरों पे नज़रें जमाए कह रही थी। तुम 10 साल के थे जब रुस्तम मर गया। वो तुम्हारा गार्जियन था, तुम्हारा प्रोटेक्टर था। वो चला गया तो तुम अकेले हो गए। मुझे कहा कि हारून के साथ रहो। मामू अम्मा बाबा सब ने कहा हारून के साथ रहो, उसकी दोस्त बनो, उसकी गार्जियन बनो। हलक में आंसुओं का गोला अटकने लगा। वो बस हल्की आवाज़ में बोलती रही। शायद वो सुन रहा था, शायद नहीं। किसी ने नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। किसी ने नहीं पूछा मैं क्या तुम्हारी गार्जियन बनना चाहती हूँ या नहीं। किसी ने नहीं पूछा मैं तुम्हारी प्रोटेक्टर बनना चाहती हूँ या नहीं। तुम बस एक अनचाहा बोझ थे जो मेरी पीठ पे लाद दिया गया। लेकिन मैंने शिकायत नहीं की। मैं सुल्तान हूँ। भरम रखने तब भी आते थे। वो हल्का सा हंसी। बस मंज़र में बस मशीनों की आवाज़ आती थी। मुझसे कहा गया मैं तुम्हारे लिए फ़ैसले लिया करो। मैंने लिए। हारी वो बेबसी से बोली। मैंने अपना बेस्ट दिया। जहाँ मैंने तुम्हारे लिए सही फ़ैसले किए वहीं कुछ गलत भी किए। मेरा कसूर नहीं था, मैं कम उम्र थी या फिर मेरे हिसाब से वही फ़ैसले सही थे। 12 साल की उम्र में मैंने उस बच्चे का सर इसलिए नहीं फोड़ा था क्योंकि उसने मेरी कॉपी चोरी की थी। मैंने उसका सर इसलिए फोड़ा था क्योंकि मैंने उसको तुम्हें बुली करते देखा था। मैंने तुम्हें स्कूल के वॉशरूम में रोते हुए देखा था। अब के आंसू बहने लगे। सच शुक्र कि हारून सो रहा था, वरना उस वक्त वो दोनों रो रहे होते। मैं उस मैडम के घर के बाहर हॉर्न इसलिए नहीं बजाती रही क्योंकि उन्होंने मुझे डांटा था। मैंने वो सब इसलिए किया क्योंकि मैं जानती थी उनकी बेटी नेहा तुम्हें हिरासा करती है। वो मेरे फ़ैसले थे हारून, जो मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए थे। बाबा उस मैडम की बेटी के बारे में जान गए थे, तभी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मामू उस बच्चे के बारे में जान गए थे, इसलिए उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं कहा। उन सबको लगा मैं हारून की गार्जियन हूँ, जिसे चाहूँ फ़ैसला लूँ, जैसे चाहूँ उससे ट्रीट करूँ। वो मेरे बड़े थे, लेकिन उन्होंने मेरी इस्लाह नहीं की। तुम्हारे लिए मुझे खड़ा किया गया। दूसरों की टांगें ज़्यादा देर तक आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी नहीं कर सकी। मैं थक गई। उसने शिकस्तगी से नफ़ी में सर हिलाया। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए, तुम्हारे लिए फ़ैसले लेते हुए थक गई, लेकिन मैं इस बोझ को उतार नहीं सकती थी क्योंकि मैं सुल्तान थी। वो रोते हुए तल्खी से हंसी। मेरा रवैया तुम्हारे साथ बुरा होता गया। मैं तुम पे हुक्म सादिर करने लगी, तुम्हें कंट्रोल करने लगी क्योंकि मुझे ये सही लगता था, क्योंकि मुझे बताया गया यही सही है, क्योंकि कभी कोई मेरी इस्लाह के लिए आया ही नहीं, क्योंकि तुमने कभी हाले को ना कहा ही नहीं। मैं गार्जियन बनते बनते टॉक्सिक बन गई, लेकिन इस सब में ये हुआ कि बोझ बनी दोस्ती दिल की दोस्ती बन गई। तुम, हमारा ताल्लुक़ सब ज़रूरी हो गया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ हारून। वो बुलंद आवाज़ में रोने लगी। हारून के साकित हुए वजूद में जुम्बिश हुई। उसकी आंख से आंसू टूटकर तकिए में जज्ब हुआ तो वह जाग रहा था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ हारी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मैं ऐसी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती जिसमें हाले के साथ हारून ना हो। मैंने गलत फ़ैसले लिए हारी, मैंने तुम सही फ़ैसले भी लिए। मैंने अपनी अक्ल, अपनी उम्र के हिसाब से हर तरह के फ़ैसले लिए। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहा, मैं कभी भी टॉक्सिक नहीं बनना चाहती थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ हारून, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो बुरी तरह रोते हुए कह रही थी। डॉक्टर ने कहा हारून मर गया। मुझे लगा सारी दुनिया मर गई। अच्छा, ये बकवास की उसने। ऊपर से आंखें खोले उठ बैठा। ज़रा पूछूं तो उससे मेरी तितली वाली पेंटिंग उसका बाप पूरी करेगा?
हाले नम आंखों से हंस दी, खिलखिलाकर दिल से। वो उसी तरह लेटे लेटे उसको हंसते हुए देखता रहा। तुम जाग रहे थे ना, बदतमीज़, वो आंसू साफ करते हुए बोली। दर्द बहुत है, सोने कहाँ देता है, वो आराम से बोला। हाले के दिल को कुछ हुआ, वो जानती थी वो तकलीफ़ में है। क्या ज़्यादा दर्द है, उसे फिक्र रहा कोई। हारून ने नफ़ी में सर हिलाया। ज़्यादा नहीं, बस कमर उठने नहीं देती, सर में ठेसें उठती हैं, बाजू अलग टूटा हुआ है। सही खेल गई फरवा चुड़ैल, वो बुड़बुड़ाया। हाले ना चाहते हुए भी हंस दी। तुम्हें किसने कहा था उससे पंगा लेने को? उमर ने बताया मुझे कि तुमने उसके सर पर पे बंदूक रख दी थी। ये तो होना ही था, वो मज़े से बोली। वो दोनों नॉर्मली बातें कर रहे थे, एक सच्ची और खरी दोस्ती में। नाराज़गी के बाद अगर सुलह हो जाए तो फॉर्मेलिटीज़ कहीं बहुत पीछे रह जाती है। पिछली बातें खुद ब खुद जहन से महव होने लगती हैं। दिल में नई जगह और नई बर्दाश्त पैदा हो जाती। कुर्बानी और एहसार पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। बस शर्त यह है कि दोस्ती सच्ची और खरी हो। वैसे तुम्हें ज़रा रहम नहीं आया उस मैडम के साथ ये सब करते हुए? बेचारी एक ही लड़की थी जो मेरे पीछे आया करती थी, वरना तुम्हारे खौफ से तो कोई लड़की मुझे देखती भी नहीं थी। वो आंखें पूरी खोले, निचला होंठ दांतों तले दबाए साफ जाहिर कर था कि हाले को तंग कर रहा है। हाले ने अपनी आंखें घुमाई। वो तुम्हें देखती नहीं थी, तुम्हें हरास करती थी। जो भी था, क्या मैंने तुम्हें शिकायत दी? अच्छी भली लड़की मेरे हाथ से निकल गई, कितनी खूबसूरत थी ना। उसने हाले को देखकर तायद जाए। फरवा आंटी ने तो बस बेड पे बिठा दिया है ना, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकती हूँ अगर तुम। आह आह हाले, आह, यकदम हारून कराने लगा। हाले के सारे अल्फाज उसके मुंह में रह गए। वो एक हाथ से अपना सर पकड़े दर्द से दोहरा हो रहा था, बुरी तरह कराते हुए। वो थोड़ी देर पहले वाला हारून बिल्कुल नहीं लग रहा था। हाले को डॉक्टर की सारी बातें याद आने लगी। डॉक्टर ने कह रखा था उससे ज़्यादा बात न की जाए, उसके जहन पे जोर न डालवाया जाए। वो फ़ौरन उठकर बाहर भागी। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर के हमरा वापस आई। उन्होंने हारून का चेकअप किया, उसे नींद की दवाई दी और हाले को कुछ दिन तक उसे आराम करने देने को कहा। वो खामोशी से सारी हदायत सुनती रही। डॉक्टर चला गया, वो वहीं बैठी रही काफ़ी देर तक, बस हारून को देखती रही। फिर उसका फ़ोन बजा। मुद्दत का मैसेज था। जिस डॉक्टर ने तुम्हारे पापा का इलाज किया था ना, उनकी डेथ हो गई है। क्या तुमने देखा? हाले का दिमाग भग से उड़ा। वो लड़खड़ाते कदमों से दीवानावार बाहर भागी। उमर ने उसे मार दिया। उमर ऐसा कैसे कर सकता है? वो किस तरह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पहुंची? क्या हुआ? किसने किया? उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कान साए साए कर रहे थे, रंगत मुतगैर हो चुकी थी। अस्पताल के बाहर लोगों का एक हजूम था। उस अस्पताल में आखिरी बार डॉक्टर अब्दुल हफीज़ को लाया गया था और उसी अस्पताल के सर्द खाने में उनकी लाश रखी थी। मौत की वजह गला घोंटने को मारना लिखी गई थी। हाले मरे मरे कदम उठाती उन लोगों के हजूम में किसी एक चेहरे को तलाश कर रही थी। वो लोगों को हटाती, जगह बनाती, आगे आगे जा रही थी। वो हजूम के आखिरी सिरे पे पहुंची। मनाजिर वाजे हुए, आवाज़ें वाजे हुई। कोई जाना पहचाना सा चेहरा था जिसके आगे लोगों ने माइक्स पकड़ रखे थे। फ्लैश की चमकती रोशनियों में उसका चेहरा मकरू सा नज़र आता था। उसकी आंखें अगर आंसुओं की धुंध में लिपटी ना होती और जहन किसी और जुमलों की बाज़गश ना सुन रहा होता तो वो उस चेहरे को पहचान लेती। माइक्स के पीछे खड़ा शख्स कह रहा था। उसने एक हाथ से किसी 9-10 साल बच्चे का हाथ पकड़ रखा था। बच्चे का चेहरा आंसुओं से तर था। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा मेरे भाई के कत्ल में मुलविस रहे। उन्होंने मेरे भाई के कमरे में इंतहाई ख़तरनाक लोगों को जाने और मेरे भाई का कत्ल करने का मौका दिया। वो लम्हा भर कर रुका। लेकिन आज मैं इस आदमी को उसके तमाम अमाल के लिए माफ़ करता हूँ। अल्लाह उसके लिए भलाई करे। हाले उसको सुनती रही, चुप गुमसुम। मैं उस आदमी की तरह नहीं हूँ जिसने मेरे भाई के बच्चों को यतीम कर दिया। मैं शम्स सुल्तान हूँ। मैं बच्चों से दुश्मनी नहीं किया करता। अपने मोबाइल की स्क्रीन पे उसकी इस बात को सुनते हसन ने तंजिया सर झटका था। मैं आज से बुरहान पीरज़ादा की जिम्मेदारी अपने सर लेता हूँ। हजूम में दाद उभरी। कई लोगों ने उसके हक़ में नारे बुलंद किए। शम्स ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने को कहा। मैं बुरहान पीरज़ादा की पढ़ाई लिखाई और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी का इसी तरह ख्याल रखूँगा जैसे अपनी औलाद। वो मेरे एम्पायर, मेरे हेवन में रहेगा। माइक थामे लोगों के चेहरों पे ना समझी उतरी। हेवन उनका प्रोजेक्ट कब बना? हसन की आंखें सुकड़ी। हाले के दिल का कर्ब गहरा हुआ। मुख्तलिफ सवाल किए गए। शम्स पुरसुकून अंदाज में उनको सुनता रहा। मैं आप सबकी हैरानी समझता हूँ, लेकिन मैं आज आप सबको यहाँ एक बात बता देना चाहूँगा कि हेवन अब मेरा प्रोजेक्ट है। तकरीबन 1 साल कबल मेरे भाई ने मेरी कंपनी के 25% शेयर्स के बदले हेवन मेरे ज़िम्मे लगा दिया था। पेपर वर्क और बाकी सारी कार्रवाई मेरा सेक्रेटरी मीडिया को दे देगा। मेरे भाई मिराज सुल्तान ने के कत्ल केस में कोई पेशरफ्त अब तक नहीं हुई। मैं और मेरे ख़ानदान ने कानून पे अंधा भरोसा करते हुए तमाम मामलात अपनी पुलिस के सुपुर्द किए थे। हमें इंसाफ चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि हमारी आवाज़ को सुने।
इंसाफ हर किसी के लिए होना चाहिए। यहीं अगर किसी गरीब टीचर या मजदूर के घर का आदमी कत्ल हुआ होता तो पूरा मुल्क मोमबत्ती लेकर एहतजाज कर रहा होता, लेकिन हमारे लिए क्यों कोई नहीं आ रहा? वो हाथ उठा उठा कर बोल रहा था, आंखें नम थी, चेहरा जख्म जख्म। हमारे लिए कोई नहीं आता क्योंकि हम प्रिविलेज्ड हैं, क्योंकि हम अमीर हैं। लेकिन क्या ऐसा होना हमारी गलती है? सबको लगता है हमें इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क का कानून जिस तरह गरीब को पेलता है उसी तरह अमीर को भी पेलता है। लेकिन हम फिर भी कानून पे एतबार किए बैठे हैं कि एक ना एक दिन हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, और हमें उम्मीद है कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। इनफ फॉर टुडे। विक्ट्री का निशान बंद दिखाता वो अपने लोगों की मैयत में निकलता चला गया। हाले उसी तरह धुंध में लिपटी आंखों के साथ उसको जाता देखते रही। एकदम लोगों की नज़र हाले सुल्तान पे पड़ी। कैमरा और माइक्स का रुख उसकी जानिब किया गया। वो गायब दिमागी से उनको देखती रही। मुख्तलिफ सवाल, मुख्तलिफ जुमले। मिसेस हाले, आपके शौहर एएसपी उमर हयात, क्या आप अब भी इसी बात पे कायम है कि उन्होंने आपको अगवा किया था? मिसेस हयात, क्या उमर हयात ने आपको किसी धमकी के तहत अपने साथ रखा हुआ है? क्या आप अपने बाप के कातलों के बारे में कुछ जानती हैं? आप अपने चचा के साथ क्यों नहीं थी? क्या आपके ताल्लुकात दुरुस्त नहीं हैं? आपके वालिद ने हेवन प्रोजेक्ट आपके चचा के हवाले क्यों किया? कुछ बोलिए मिसेस हाले। उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। उसी वक्त हजूम में से कोई आया। हाले ने पलकें झपकी। वो दराज कद से आंखों वाला आदमी था। वो मीडिया के बंदों को हटाता हुआ आगे आ रहा था। उसने हाले के गर्द अपना बाजू फैला लिया और उसी तरह उसे अपने बाजू के हल्के में लिए आगे बढ़ने लगा। उस शोर, उस हजूम से दूर। लोग उनके पीछे भाग रहे थे, सवाल कर रहे थे। हाले को अपने कान बंद होते महसूस हुए। वो बस उस आदमी की गिरफ्त में मजबूत कदम उठाती आगे जा रही थी। उमर एक हाथ से लोगों को हटाता जा रहा था। उसका चेहरा संजीदा सपाट था। उसने अपनी गाड़ी के करीब पहुंचकर दरवाज़ा खोला और हाले को अंदर बिठाने लगा। दफतन मुरुकी गर्दन ऊंची करके उमर को देखा, जैसे कहना चाहती हूँ मुझे बात करने दो। पस मंज़र में रिपोर्टर्स का शोर था। उमर ने कंधे ढीले छोड़ दिए। आंखों ही आंखों में उसे इजाज़त दी। वो गर्दन कड़ाए हुए आगे आए। रिपोर्टर्स टूट पड़े। लातदाद सवाल, आवाज़ें कटमट होने लगी। मैं यहाँ सिर्फ उन सवालों के जवाब दूंगी जिनके देना चाहूँगी। वो सीने पे हाथ बांधे गोया हुई। अगर आप लोगों में से किसी की भी आवाज़ अब आई तो मैं वापस चली जाऊँगी। मजमे में पिन ड्रॉप साइलेंस फैल गया। वो उसे बोलने देना चाहते तो उनको सुर्खियाँ चाहिए थी। पहली बात, मेरे और मेरे चचा के दरमियान कोई बदमज़गी नहीं है। वो मेरे यहाँ आम से बेखबर थे, इसीलिए मैं उनके साथ नहीं थी। मेरे बाबा के कातलों के बारे में अगर मैं कुछ जानती होती तो अब तक इस तरह खामोश ना बैठी होती। मेरे बाबा ने हेवन प्रोजेक्ट मेरे चचा को क्यों दिया? ये हमारे घर का मामला है। इस वक्त मुल्की मामला मेरे बाबा का कत्ल है। आप सब इस पे तवज्जो दें। और एक आखिरी बात, उसने एक नज़र मजमे को देखा, फिर अपने साथ खड़े उमर हयात को। एएसपी उमर हयात मेरे अगवा में शामिल नहीं थे। मेरा इल्ज़ाम बेबुनियाद था। रिपोर्टर्स भौंकचे रह गए। उमर ने इतनी ज़ोर से गर्दन मोड़कर उसको देखा कि गर्दन के चटकने की आवाज़ आई। मेरे सामने ऐसे हालात रखे गए, वाक़यात ऐसे हो गए कि मुझे एक गलत फहमी हो गई। लेकिन आज मैं आप सबको के सामने ये बताना चाहती हूँ कि एएसपी उमर हयात किसी भी तरह से मेरे मुजरिम नहीं है। उमर बस उसको देखे गया। कभी औरत भरे मजमे में उस पर इल्ज़ाम लगाती थी और कभी भरे मजमे में इन इल्ज़ामों की तरदीद करती थी। वो उसकी तरदीद पे खुश हुआ था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो इल्ज़ाम लगाते हुए भी कभी बुरी नहीं लगी थी। मैं पुलिस के आला हुकाम से गुजारिश करूंगी कि उमर हयात के लिए फेयर इंक्वायरी बिठाई जाए, जिसमें मैं खुद आकर इन तमाम इल्ज़ामात की एक बार फिर तरदीद करूंगी। मुल्क को एक काबिल और होनहार ऑफिसर को नहीं खोना चाहिए। वो बोलकर हटी। गाड़ी के खुले दरवाजे से अंदर जाकर बैठी। उमर सर झटकता दूसरी तरफ से घूम कर आया। रिपोर्टर्स बिल्कुल फिल्मों और ड्रामों की तरह बस एक सवाल की रट लगाते उनके पीछे काफ़ी दूर तक है। गाड़ी नज़रों से ओझल हो गई। लोग वहीं खड़े रहे, अपने अपने कैमरों की तरफ मुंह किए, ताज़ा तरीन सूरत हाल बताते हुए। गाड़ी उमर हयात के बंगले के बाहर आकर रुकी। उन दोनों ने सारे रास्ते एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। हाले आंखें मूंदे सीट की पुश से टेक लगाए बैठी रही। उमर अपनी तरफ से उतरने लगा, लेकिन हाले की आवाज़ पे ठहर गया। तुमने उसे कत्ल नहीं कहा, कह दो तुमने ये नहीं किया। वो बंद आंखों से बुड़बड़ाई। मैंने नहीं किया कत्ल। वो वही चीज़ है जो उमर नहीं कर सकता। आपको मेरा यकीन करना है तो करें, वरना मुझे परवाह नहीं। हाले उसी तरह बैठी रही। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सच्चे हो तो कल रात जो हुआ वो क्या था? या तो कल रात झूठी थी या तुम अब झूठ बोल रहे हो। तुम झूठे हो उमर। उसकी आंखें हनूस बंद थी, चेहरे पे गहरा सदमा, बेयकीनी और थकान थी। कल रात वो उमर से अपने बचपन की बातें करते हुए कब सोई उसे पता भी नहीं चला। रात के तकरीबन 3 बजे उसकी आंख गाड़ी की आवाज़ से खुली। वो मनी मनी आंखें लिए उठकर बालकनी तक आई। यहाँ से पोर्च का मंजर नज़र आता था, लेकिन जो मंजर उसने देखा वो उसकी रूह खींच लेने के लिए काफ़ी था।
वह उम्र हयात था। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था जिससे खून की बूंदें अब भी टपक रही थी। उसकी सफ़ेद शर्ट पे खून ही खून था। उसका चेहरा अजीब था, बेहद अजीब, गैर इंसानी सा, सख्त और बेतासुर। अपने ऊपर किसी की नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस करते हुए उसने आंखें उठाकर ऊपर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ न उभरा, न गिल्ट न खौफ, कुछ भी नहीं। वो चंद पल बेतासुर निगाहों के साथ उसको देखता रहा, फिर मुड़ गया। हाले उसी जगह खड़ी रही, साकिन, छल। सुबह उठकर वो उसके साथ नॉर्मल रही। यूँ गोया वो उसके मामलात में दखल नहीं देना चाहती थी, या फिर उसे लगता तो उमर खुद बता देगा। लेकिन आज डॉक्टर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा के मौत की खबर सुनकर उसे यकीन सा हो चला था कि कुछ है जो उमर ने किया है। या तो वो कत्ल है या फिर कत्ल में शराकत दारी। मौजूदा लम्हा, आपको लगता है मैं कत्ल कर सकता हूँ? एक बार मेरी आंखों में देखकर बोल दें कि मैं कातिल हूँ। वो चेहरा उसकी तरफ किए संजीदगी से पूछ रहा था। हाले चल लम्हा गीली आंखों से उसको देखती रही, फिर धीरे से नफ़ी में सर हिला दिया। तुम कातिल नहीं हो सकते उमर, कातिल नहीं हो सकते। मुझे बताओ हकीकत क्या है, कुछ बोलो उमर, मुझे सफाई दो। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उमर अजियत से उसको देखता रहा। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। उसने एक एक लफ्ज़ पे जोर दिया। हाँ, मैं कल रात वहाँ गया था, थोड़ी पे लगा वो खून असली था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैंने बस उसकी टांगें मफलूज की थी ताकि वो अब किसी भी मरीज़ की पुकार पे ना जा सके, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं था। हालिया ने चेहरा उठाकर उसको देखा। आंसू थमने लगे, वजाहतों पे यकीन आने लगा। वो थाने से छूटने वाला था। 2 दिन बाद वो इलाज के बहाने मुल्क से बाहर जाने वाला था और मैं उसे जाने नहीं दे सकता था। इसकी वजह से मेरा वाहिद रिश्ता मुझसे छूट गया। क्या मैं उसे जाने देता? हालिया ने एक बार फिर नफ़े में सर हिला दिया। डॉक्टर की मौत खून बहने से नहीं हुई, उसे किसी ने गला घूंट कर मारा है। उसे मरना था, ये तय था। अब अगर आपकी आंखों से एक भी आंसू निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो सख्ती से कहता अपनी जानिब से उतर कर आया। फिर घूमकर हाले की जानिब से दरवाज़ा खोला। वो आहिस्तगी से नीचे उतर आई और दोनों अंदर की जानिब बढ़ गए। एक एक अपने 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 अंजाम को पहुँचेगा, ये तय था। वो अपने कमरे में आया तो उसका चेहरा बेचैन सा था। महरमा बाजू आंखों पे रखे बेड पे लेटी थी। उसकी आहट सुनकर उठ बैठी। सफ़ीर अलमारी में मुँह दिए कुछ ढूंढ रहा था। उसका अंदाज बेचैन था, हाथ कांप रहे थे। जिस समय जैसे बेकरारी सी थी। महर खामोशी से उसकी सारी कार्रवाई देखती रही। उसका हुलिया अबतर था, बाल बिखरे हुए, आंखें खुश्क और सुर्ख थी। सफ़ीर हनूज अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहे हो तुम? उसकी खुश्क आवाज़ पे सफ़ीर के हाथ थम गए। उसने मुड़कर हैरानी से महर को देखा। वो बेड से उठकर उसके करीब आ रही थी। क्या हुआ? बुरा लग रहा है? सहर लग रही हूँ मैं, लेकिन अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वो तनदही से पूछ रही थी। ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? शौहर हूँ मैं तुम्हारा, क्या सारी तमीज़ भूल गई हो? ओह, द ग्रेट, द लेजेंड सफ़ीर शम्स सुल्तान को याद आ गया कि उनकी कोई बीवी भी है। हाँ, वो फुनकारी। सफ़ीर के लिए ये मेहरमा नहीं थी। वो हमारे शौक़ के कुछ कह ही ना सका। क्या है उस हाले में ऐसा जो तुम मुझे नहीं देखते हो? वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाई। तुमने मुझे मेरी बहन से नफरत करने पे मजबूर कर दिया। मैं घर तोड़ने वाली बन गई हूँ। मैंने अपनी बहन का घर ख़राब करने की कोशिश की। मैंने तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ी, खुदा छोड़ा, लोग छोड़े, करियर छोड़ा, और तुमने क्या दिया मुझे? क्या किया तुमने मेरे लिए? मैंने तुमसे ये सब करने को नहीं कहा था। सफ़ीर ने उसको नागवारी से टोका। लेकिन मैंने किया ना, वो पहले से ज़्यादा बुलंद आवाज़ में धाड़ी। मैंने ये सब किया क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी कुर्बानी दी। क्या मैं मोहब्बत की एक नज़र डिज़र्व नहीं करती? वो मारे बेबसी के रो पड़े। हाँ, नहीं हूँ मैं हाले जैसी। वो आला है, मैं कमतर हूँ। वो हसीन है, मैं वैसी नहीं हूँ। लेकिन तुम मेरी मोहब्बत तो देखो, तुम मेरा जुनून देखो। क्या मैं तुम्हारी ज़रा सी तवज्जो की हकदार नहीं हूँ? सफ़ीर बस उसको देखता रहा। मैं अच्छी भली जॉब करती थी, मेरा फ्यूचर, मेरा करियर सब रोशन था, लेकिन मैंने तुम्हारी खातिर सब छोड़ा। मेरे लिए तुमसे ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं था, कभी भी नहीं था। क्या हाले देगी तुम्हें ऐसी मोहब्बत? क्या कोई करेगा तुमसे ऐसी मोहब्बत? उसकी आवाज़ बुलंद से बुलंद होती जा रही थी। अलग दुख रहा था, आंखें खुश सुर्ख अंगारा हो रही थी। तुम उसके ख्वाब देखो, उसको सोचो, उसको चाहो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम मेरे वजूद में उसको ढूंढो, लेकिन मुझे अपने करीब रखो प्लीज़। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सफ़ीर। मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने तुम पे, तुमसे जुड़े ख्वाबों पे एक उम्र खर्च की है। तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो उसी तरह बहते आंसुओं के दरमियान कहती रही। सफ़ीर सुन हुआ, उसे सुने गया। तुम कातिल हो, ड्रग एडिक्ट हो, लेकिन क्या मैंने कभी तुमसे कुछ कहा? क्या मैंने तुम्हें कभी छोड़ा? तुम मुझे अपने पैरों में रख लो, अगर मैं उसको भी आज़ाद समझ सकती हूँ। तुम खुदा के लिए मुझसे मोहब्बत करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे हाली वाली नज़र से देखो। वो बिलक बिलक कर रोने लगी थी। सफ़ीर को बेख्तियार उस पर तरस आया। हाँ, वो तरस ही था। उसके बाल बिखरे हुए, वो लिबास मलगजा था। उसके चेहरे पे साफ लिखा था कि वो भीख मांग रही है, और अमीरों की एक खसलत होती है, वो भीख दे दिया करते हैं। सफ़ीर 2 कदम आ गया और महर के बिल्कुल करीब रुक गया।
उसका पहलू में गिरा हाथ उठाया और उसी हाथ से उसे ज़रा सा अपनी जानिब खींचकर कंधे से लगा लिया। वो उसके कंधे से लगकर मज़ीद बुलंद आवाज़ में रोती गई। उसके चेहरे पे कोई सुकून, कोई शांति नहीं थी। क्या तुमने कभी भिखारियों के चेहरों पे सुकून देखा है? ये चंद दिन बाद का जिक्र है। आज हसन सुल्तान सुबह से ही उमर के घर आया हुआ था। वजह थी उसका दाखिला, जो कि हाले ने करवाना था। उसके अपने एग्ज़ाम भी शुरू हो चुके थे। कल उसका पहला पर्चा था। उमर और हसन बाहर लाउंज में बैठे थे। हाले अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने नीली टखनों तक आती सादा फ्रॉक के साथ सफ़ेद दुपट्टा ले रखा था, बाल कर्ल करके एक तरफ को डाले। वो अब कानों में टॉप्स पहन रही थी जब उसका मोबाइल जू जू की आवाज़ से थरथराया। नफीसा आंटी कॉलिंग के अल्फाज जगमगाए तो उसने लपक कर फ़ोन उठाया। साथ साथ शर्मिंदगी भी हुई। उन्होंने उसकी कितनी मदद की थी और उसने शुक्रिया तक का फ़ोन नहीं किया। उसने कॉल उठाई, सिलसिला जुड़ा। क्या मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर लूँ? सलाम दुआ के बाद उन्होंने पूछा था। हाले ने जी ज़रूर कहकर इजाज़त दे दी। चंद लम्हा बाद उसके मोबाइल की स्क्रीन जल बुझ करने लगी। हाले ने एक नज़र खुद को आईने में देखा। वो पहली बार अपनी सास से मिल रही थी, वो भी ऑनलाइन। लड़कियों के मसाइल। कॉल मिली। मोबाइल की स्क्रीन पे नफीसा का चेहरा नज़र आया। हाले एक पल को ठहर सी गई। उसे उस औरत से एक रौब सा महसूस हुआ। वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन कुछ था जो उसे औरों से मुमताज़ बनाता था। तुम बहुत खूबसूरत हो, उन्होंने पहली बात यहीं कही। आपसे बहुत कम, हाले ने खोए खोए अंदाज में कहा। नफीसा हल्का सा मुस्कुराई। काफ़ी देर तक वो दोनों हल्की फुल्की बातें करती रही। तुम उस दिन कुछ कह रही थी मजहबी लोगों के बारे में। अब बताओ मुझे, तुम्हें मजहबी लोग क्यों पसंद नहीं है, या फिर ऐसा क्या है जिससे पता चलता है कि कौन मजहबी और कौन नहीं? हाले ने गहरा सांस लिया। आज भल आखिर वो अपने दिल का सारा भड़ास निकालेगी। जिन जिन मजहबी लोगों ने उसे अनकम्फर्टेबल महसूस करवाया, वो उनसे अनदेखा इंतकाम लेगी। हाँ, वो यही करेगी। मुझे मजहबी लोगों से सख्त चिढ़ है, वो बोली तो उसकी आवाज़ में कई सालों से जमाशुदा नफ़रत बाहर आने लगी। मैं जब जब बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले मर्दों और हिजाब करने वाली औरतों से मिली हूँ, मुझे उनके सामने हमेशा अपना आप छोटा लगा है, क्योंकि वो ऐसा जाहिर करते हैं जैसे सारी दुनिया की पाकीज़गी उनके अंदर है, जैसे सारी दुनिया का इल्म उनके पास है। वो बिना रुके कहे जा रही थी, अगर जो कभी ऐसे लोगों को पता चल जाए कि हम नमाज या कुरान नहीं पढ़ते, तो फिर आप देखिएगा किस तरह ये लोग आपको हकारत की निगाह से देखेंगे, किस तरह ये लोग आपको कमतर महसूस करवाएंगे। आंटी, मैंने हमेशा उनके मुंह से सुना, ये हराम, ये जायज़, वो नाजायज़, जहन्नुम, बरज़ुख, सज़ा, आग। आखिर ये कैसा दीन है जिसमें कोई रहम नहीं है? बोलते उसका सांस चढ़ गया तो वो खामोश हो गई। उसे यकीन था अब नफीसा उसे दो बातें सुनाकर उसे काफिर मलून कहकर फ़ोन काट देगी, लेकिन खिलाफ तवक्को उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बस खामोश जांचती नज़रों से उनको देखे गई। मजहबी कौन होता है हाले? उनका लहजा पुरसकून था। हाले ने मुतअज्जिब होकर स्क्रीन के पार उस औरत को देखा, फिर जवाब देने को अल्फाज मुजतमा किया। हर वो इंसान जो हर बात पे जायज़ या नाजायज़, हलाल हराम, जहन्नुम दोज़ख की रट लगाए रखे, और वो मजहबी नहीं, एक्सट्रीमिस्ट होता है बच्चे। और हाले ठहर सी गई। नफीसा कहती रही, हर वो इंसान जो किसी न किसी मज़हब को मानता है या उसका पैरोकार होता है, वो मजहबी होता है। अब चाहे वो नमाज़ पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, रोज़े रखता हो या नहीं, चर्च जाता हो या नहीं, लेकिन वो मजहबी होता है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ मज़हब से जुड़ा होता है। हाले को अपना सांस भी रुकता महसूस हुआ। वो शल और साकिन होकर उनको सुन रही थी। हमारे यहाँ दो तरह के मजहबी होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट और दूसरे सादा। जिन लोगों की बात तुम कर रही हो वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। बात बात पे हलाल हराम, जहन्नुम, दोज़ख, जज़ा, सज़ा, ये उन्हीं लोगों का काम होता है। उनको लगता है अगर हम किसी को मौत का खौफ दिलाएंगे तो वो अल्लाह के पास भागा दौड़ा चला जाएगा। अगर हम किसी को अज़ाब कब्र से डराएंगे तो लोग नमाज़ें और कुरान पढ़ने लगेंगे। ये लोग बुरे नहीं होते, इनका अंदाज़े बयां बुरा होता है। उनका अपनी बात आप तक पहुंचाने का तरीका बुरा होता है। ये लोग चाहते हैं उनकी बात पहली ही दफ़ा में मान ली जाए। हक़ आया है तो पहली पुकार पे लब्बैक कह दिया जाए। लेकिन ये लोग नहीं समझ पाते कि ये अंबिया का दौर नहीं है, जहाँ लोगों को रोशनी की तलाश रहा करती थी, जहाँ वो अपने अंधेरों से बेजार रहा करते थे। ये मुख्तलिफ दौर है। आज के लोगों के दिलों पे पक्की मोहरें, आज के दिलों पे ज़्यादा जंग है, और आज की आंख के आगे मोबाइल फ़ोन्स हैं, उन पे ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ये लोग मेहनत से डरते हैं। हाले महव होकर उनको सुन रही थी। नफीसा नरम आवाज़ में कहे जा रही थी, दूसरी तरफ आते हैं सादा लोग। ये लोग एक लंबी स्ट्रगल के बाद दीन तक आए होते हैं। इस राह में उनके दिल टूटे होते हैं, फिर जुड़े होते हैं। उन्होंने अपने अंधेरे अपने हाथ से हटाए होते हैं।
ये लोग रेयर, ऐसे लोग आपकी स्ट्रगल समझते हैं। हर मजहबी इंसान का तरीका गलत नहीं होता। बच्चे, तुमने अपने गिर्द ऐसा दायरा बना लिया है कि तुम्हें अपने जैसे लोग मिले, बुग्ज रखने वाले और अपनी बात मनवाने वाले। हाले का इर्तिकाज टूटा था या उसको बुरा लगा था। आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? अभी हमें बात किए हुए कोई 1 घंटा भी नहीं हुआ। उसने वाज़ेह तौर पर बुरा मनाया था। ना भला सास है तो क्या हर बात सह जाओ? नफीसा मुस्कुरा दी। कुछ देर पहले तक तुम क्या कह रही थी? गौर करो, तुम्हारे दिल में उन लोगों के लिए कितना जहर था। तुम्हारे मुंह से उनके लिए कफ निकल रहा था। ये आज या कल का बुग्ज नहीं है, ये कई सालों का बुग्ज व अनाथ है जिसे तुमने दिल में जगह दे रखी है। हाले का चेहरा लम्हे भर को तारीक सा हुआ। नफीसा कहती रही, तुम में और उनमें क्या फ़र्क है? तुमने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने कह दिया, काफिर, मलून, धुतकारी हुई। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उन गिनती के 4 लोगों के साथ हर मजहबी इंसान का इमेज जोड़ लिया। तुमने हर मजहबी इंसान के बारे में बुग्ज रखा। बच्चे, तुम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहा। अपना दायरा मस्बत बनाओ। तुम्हारा दायरा एक मकनातीस की तरह होगा। अब ये तुम पे है कि तुम इस मकनातीस पे पॉजिटिव चार्ज लगाती हो या नेगेटिव। याद रखो, तुम जैसी खुद हो, तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे। मेरे अच्छे होने से मुझे अच्छे लोग कैसे मिल सकते हैं? मेरा दायरा दूसरे इंसान के दायरे पे किस तरह असरअंदाज हो सकता है? वो उलझन का शिकार थी। अपना इंस्टाग्राम खोलो। स्क्रीन के पार से उनकी आवाज़ उभरी। हाले ने ना समझी और गायब दिमागी से अपना आईपैड उठाया, डाटा ऑन किया और इंस्टाग्राम खोला। अपना इंस्टा की फीड मुझे दिखाती जाओ। उन्होंने एक और हुक्म सादिर किया हाले के लिए। ये खेल दिलचस्प होता जा रहा था। उसने फीड्स खोली, आईपैड की स्क्रीन को मोबाइल की जानी मोड़ा और अंगूठे से फीड्स को ऊपर नीचे करती गई। नफीसा संजीदगी से देखती रही। हीरे, खाना, फैशन, उन्होंने 3 अल्फाज दोहराए। अच्छा, अब ऐसा करो, अपनी सर्च ऑप्शन में जाओ और कुछ अदबी प्लेटफॉर्म को फॉलो करो। हाले ने स्क्रीन एक बार फिर अपनी जानिब कर ली। 1-2 नामवर अंग्रेज़ी राइटर्स को सर्च किया और फिर फॉलो कर लिया। अब अपनी फीड को रिफ़्रेश करो और एक बार फिर मुझे दिखाओ। हाले की उंगलियां मकान के अंदाज में चल रही थी। स्क्रीन एक बार फिर नफीसा की जानिब करते हुए वो बुरी तरह टटके। अब उसकी फीड में कोई हीरे, कोई खाना नहीं था। वहाँ उन फॉलो किए हुए अदबी शख्सियात की पोस्ट थी और कुछ उसी तरह के दूसरे अकाउंट फॉलो करने का सजेशन। उसका दिल धक से रह गया। नफीसा बगैर उसकी फीड देखे कहती रही, ये मत समझना कि ये कानून सिर्फ इंस्टा पे लागू होता है। ये असल ज़िंदगी के लिए भी होता है। तुम अपने दायरे में जिन लोगों को लाना चाहोगी वही आएंगे। तुम खुद को बदलो, बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदलेगी। हाले ने समझकर सर हिलाया। वो मरूब होती हुई थी लेकिन बताया नहीं। वो लोगों की तारीफ़ नहीं करती थी। उसे लगता था अगर तारीफ़ कर दी तो सर पे चढ़कर नाचेंगे। ये उसकी ज़िंदगी का असूल था। वैसे आप अपने अल्फाज और तमन्नाई मुझ पर ज़ाहिर कर रही हैं। मैं अब दीन से कोसों दूर आ गई हूँ। मैंने कई महीनों से नमाज नहीं पढ़ी, कोई दुआ नहीं मांगी। मुझे तो लगता है मैं थिसिस्टा बन गई हूँ। वो स्क्रीन को देखते हुए कह रही थी। दूर अंदर कहीं दिल एक पल को लर्जा था। नफीसा चंद सानिया उसके चेहरे को देखती रही। मोबाइल की स्क्रीन के चौखटे में नजर आती उसकी आंखों में कई सवाल थे। तुम जिसको ना मानने का दावा करती हो वो कौन है? खुदा। खुदा कौन है? ये कैसा सवाल है? उसे अचंभा हुआ, आंखों में न समझी थी। तुम तो उसे जानती ही नहीं, फिर मानने या ना मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हस्ती तुम्हारे लिए सवाल या निशान है, तुम उसे ना मानने का दावा कैसे कर सकती हो? हाले लम्हे भर को गड़बड़ाई थी। मैं तुम्हें कल फिर कॉल करूँगी। तुम मुझे बताना अल्लाह कौन है, फिर मैं तुम्हें बताऊँगी उसे मानना क्यों ज़रूरी है। उन्होंने कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर लिया। हाले गहरी सांस भरती पीछे को हो बैठी। खुदा कौन है? इसका जवाब तो अब उसे वाकई नहीं पता था। वो तैयार होकर नीचे आई तो असल लाउंज के सोफे पे नीम दराज सा कोई गेम खेल रहा था। वो अमूमन यही करता रहता था। हाले को कभी कभी हैरत होती थी कि वो सारा दिन गेम्स खेलने के बावजूद टॉप कैसे कर जाता है। वो लाइब्रेरी से छुट्टी लेकर आया था। हाले के लाख मना करने के बावजूद उसने जॉब नहीं छोड़ी थी। कम से कम वो किताबों के बीच है, बस यही तसल्ली वो खुद को देती रहती थी। सफ़ेद शर्ट के साथ नीले जीन्स पहने, बालों को सलीके से सजाए वो कॉलेज जाने के लिए पुरजोश था। ए गैंडे, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? वो अपने पर्स में चीज़ें डालती मसरूफ़ सी पूछ रही थी। हसन ने सर नहीं उठाया। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हसीन। उफ, बको मत, हाले ने चिढ़कर उसे टोका। इधर देखो मुझे और बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। पता है ना, आज हमारे आधे रिश्तेदार और जानने वाले उसी कॉलेज आएंगे। वो अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। हसन ने मोबाइल एक तरफ रखकर गहरी सांस भरी। वो जाने के लिए लेट हो रहे थे और यहाँ उसकी बहन बस ठीक ही लग रही थी। उसने बाजू सीने पे बांधे। वो जो 6 फुट 1 इंच के मर्द से तुम्हारी शादी करवाई है
उससे जाकर पूछो ना, मैं अब मज़ीद तुम्हारी झूठी तारीफ़ नहीं कर सकता। हसीन, वो पूरी कुव्वत से हसनैन वो पूरी हसन वो पूरी कुव्वत से चीखी। हसन ने अपने दोनों हाथ सरेंडर करने के अंदाज में उठा लिया। अब कि उसने खारिज देसी भाई बहनों वाला अंदाज अपना लिया। ओके ओके कूल, तुम बहुत प्यारी लग रही हो सच में, तुम्हारा आईलाइनर, तुम्हारा मेकअप और तुम्हारा ब्लश ऑन। एक मिनट, वो जो अपनी तारीफ़ें खुशी खुशी समेट रही थी उसकी आखिरी बात पर ठहर गई। गैंडे गैंडे, मैंने ब्लश ऑन लगाया ही कब है? वो घबराते हुए बोली। उसी पल उमर लाउंज के दरवाजे पर नमूदार हुआ। वो देखो आ गया तुम्हारा 6 फुटिया, वो मज़े से कहते हुए उठा और झपाक से बाहर भागा। आलिया ने बामुश्किल अपना मुंह काबू किया, गुस्सा काबू किया, फिर उमर की जानी मुड़ी। वो नीली बटनों वाली शर्ट के साथ उसी रंग की जीन्स पहने आज तीनों को मोड़े तैयार खड़ा था। आलिया ने आंखें छोटी करके उसको देखा। ये लाड साहब क्यों इतना तैयार होकर जा रहा है? हकीकत थी कि वो अच्छा लग रहा था। जहर लग रहे हो, वो उसके पास से गुजरते हुए कहती चली गई। उमर मुस्कुराया, इसका मतलब अच्छा लग रहा हूँ। वो अपनी तैयारी को दाद देता बाहर निकल गया। वो दोनों एक दूसरे की लोगत खूब समझते थे। थोड़ी देर बाद वो तीनों गाड़ी में बैठे कॉलेज की जानिब जा रहे थे। दफतन उमर का फ़ोन बजा। लैल कॉलिंग के अल्फाज जगमगाए। पिछली सीट पे ज़रा आगे को हुए बैठे हसन की ज़ीरक निगाहों ने फ़ौरन से पहले नाम पढ़ लिया। दिल जख्म हुआ। खबरदार जो इस बेवफा औरत का फ़ोन उठाया हो तो मेरी मोहब्बत की ज़रा जो कदर हो, उसने वो ज़ख्मी अंदाज में बोला। उमर ने उस पर लानत भेजते हुए कॉल अटेंड कर ली। हसन बुफर सा गया। तुम देख रही हो ना अपने शौहर को, कैसे मेरा दिल जला रहा है। और ये औरत, पूरे 25 मिनट मोहब्बत की थी मैंने इससे, क्या सिला दिया? धोखा, बेवफाई। मुझे तो अब लगता है मैं सारी ज़िंदगी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकूँगा। वो अदाकारी में कमाल रखता था। हालांकि नज़रें अपने मोबाइल पर जमी रही। पिछले कुछ महीनों तक मुद्दत तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत ही है ना? हालांकि मीठे तंज पे हसन गड़बड़ा सा गया। हाँ तो उसकी शादी हो गई, अब क्या सारी ज़िंदगी उसका जोग लेकर बैठा रहूँ? मैंने मूव ऑन कर लिया है। वो गर्दन उठाए शान से कह रहा था। इस बार भी मूव ऑन कर लो, सिंपल। हाले ने चुटकियों में हल निकाला था। हसन कुछ कहता फिर रुक गया। कॉलेज आ गया था, उसके चेहरे पे साहस लहरा था। लम्हे के 1000वें हिस्से में उमर ने उसका तारीख पढ़ता चेहरा देख लिया था। आप अंदर चले, मैं और हसन गाड़ी पार करके आते हैं, उसने हाले से कहा। वो सर हिलाते हुए अपना पर्स उठाए बाहर निकल गई। उमर गाड़ी से बाहर आया। शहर के सबसे बड़े और महंगे कॉलेज की बुलंद मगरूर इमारत को देखा। हसन उसके पीछे ही बाहर आया था। क्या तुम इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते? उमर ने गर्दन मोड़कर उसको देखा। हसन ने जवाब नहीं दिया। तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या हैं? तुम किस चीज़ में दाखिला लेने आए हो? वो अब संजीदा था। हसन ने गर्दन उठाकर उसके चेहरे को देखा। इंजीनियरिंग। वो मेरा दाखिला इंजीनियरिंग में करवा रही है। मैं मेडिकल करना चाहता हूँ, मुझे वही पसंद है, लेकिन मैं हाले को मना नहीं कर सकता। वो हमेशा मेरे साथ ज़बरदस्ती करती है। उसके हलक में कुछ अटका था। बच्चों को अगर उनकी मर्ज़ी के सब्जेक्ट पढ़ने को ना मिले तो दिल के साथ साथ उनका दिमाग भी मर जाता है। वालिदैन को लगता है कि जो सब्जेक्ट उन्होंने मुंतखब किया है उसमें उनके बच्चे का फ्यूचर रोशन है, लेकिन दिमाग और शौक़ का क्या? वो तो एक अनचाहे सब्जेक्ट की वजह से अंधेरे में चले जाते हैं। तुम उसे मना क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जो चाहो पढ़ो। या आखिर तुम लोग क्यों हमेशा उसको सुनते हो? कोई उसे कुछ कहता क्यों नहीं? अब की उमर बेजार हुआ था। हसन ने गर्दन झुका ली। वो अब अपने जॉगर से ज़मीन को मसल रहा था। मैंने उसे बहुत हर्ट किया है। बाबा के कत्ल का इल्ज़ाम, हारून की बीमारी का इल्ज़ाम, लालची और खुदगर्ज होने वाली बात। अब मैं उसके आगे गिल्टी हूँ। मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। वो गीली होती आंखों के साथ दरवाज़ा पार करता अंदर चला गया। उमर गहरी सांस भरता उसके पीछे गया था। थोड़ी देर बाद वो तीनों प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे थे। सादा सी साड़ी पहने मेज़ के पीछे से जांगती कुर्सी पे बैठी वो बूढ़ी होती औरत मेहरबान और मिलनसार थी। वो नरमी से हाले से कुछ पूछ रही थी। हाले आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रही थी। और हसन बच्चे, आपने कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं? उन्होंने सोफे पे बैठे हसन को मुखातिब किया। हसन मेडिकल पढ़ेगा। हाले और हसन ने बजाय उमर ने जवाब दिया था। हसन के चेहरे पे साहस लहरा। हाले ने गहरा आरामदेह होकर पहलू बदला। प्रिंसिपल मैडम। अब हसन से कुछ कह रही थी, कुछ पूछ रही थी। वो फ़ौरन जवाब दे रहा था। उसे यहाँ दाखिले के लिए किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी। वो काबिल था, होनहार था। चलो माह बाद वो तीनों ऑफिस से निकले। हाले के चेहरे पे दबा दबा गुस्सा था। हसन घबराया हुआ सा था, लेकिन जो पुरसकून था वो बस उमर था। वो तीनों एक साथ चलते हुए बाहर आ गए थे प्लेग्राउंड की जानिब। उस वक्त वहाँ कोई ज़ीरो मौजूद नहीं था। तुम्हें किसने कहा ये सब कहने को? हसन मेडिकल नहीं पढ़ेगा, वो इंजीनियरिंग पढ़ेगा, और ये मेरा फ़ैसला है। तुम्हें हमारे दरमियान मदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो गोया फट पड़ी। उमर के सुकून में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया। ये मामला आप दोनों का नहीं है, मामला जज साहब के बच्चों का है, और मैं इसमें दखल दे सकता हूँ। हसन मेडिकल ही पढ़ेगा क्योंकि वो यहीं पढ़ना चाहता है। उसका लहजा हद से ज़्यादा संजीदा था। हाले बेयकीनी से उसको देखती रही।
तुम्हें क्या लगता है मैं हसन की दुश्मन हूँ? बहन हूँ मैं उसकी। मुझे पता है मेरे भाई के लिए क्या सही है और क्या गलत। आप दुश्मन नहीं हैं तो दोस्त भी नहीं है। उसकी बहन बनने के बजाय दोस्त बने। जो सब्जेक्ट आप उसके लिए चूज़ कर रही हैं वो सही हो सकता है। जो वो खुद चुनेगा वो उसके लिए बेहतरीन होगा। आप उसे फ़ैसला लेने क्यों नहीं दे रही? उमर का लहजा अब के नॉर्मल था, हालांकि अज़ा मारे तैश के कांपने लगे थे। वो बच्चा है, उसके फ़ैसले गलत हो सकते हैं, उसने चबा चबा कर कहा। हसन खामोश तमाशाइयों की तरह उनको लड़ते हुए देखता रहा। उमर खामोशी से 2 कदम आगे आया। उसका फ़ैसला अगर गलत हुआ तो उसके 2 साल ज़ाया होंगे, लेकिन अगर आपका फ़ैसला गलत हुआ तो उसकी सारी ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी। ये 2 साल एक अनचाहा सब्जेक्ट उसकी सारी तवानाई चूस लेगा। आपके बच्चे को अगर उसका पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं मिला तो वो इन 2 सालों में अपनी हर उम्मीद खो देगा, वो फ़ैसले नहीं ले सकेगा और फिर 2 साल बाद आपको एक खोखला और कम दिमाग बच्चा मिलेगा जिसके अंदर गिल्ट भरे होंगे कि वो अपने लिए फ़ैसला क्यों नहीं ले सका, क्यों उसने 2 साल तक एक अनचाहे सब्जेक्ट को झेला। इसके बाद अगर उसके हाथ में फ़ैसला दे दें वो तब भी कोई फ़ैसला नहीं लेगा। वो एक गिल्टी सब्जेक्ट्स का चूसा हुआ, फ़ैसले न ले पाने वाला फेलियर होगा। क्या आप अपने भाई को ऐसा बनाना चाहती हैं? हसन की आंखों में नमी चमकी। हाले सर्द बर्फ तासरात से उमर को देखती मुड़ गई। वो इतनी जल्दी कायल होने वालों में से नहीं थी। क्या आप उसे अपने जैसा बनाना चाहती हैं? उमर की बुलंद आवाज़ पे उसके दूर जाते कदम थमे। क्या आप चाहती हैं कि वो हर साल आपकी तरह सपली लाया करे? हाले की आंखें जख्मी हुई। दिल 1000 बार टूटा था। ये वार मुख्तलिफ और कारी था। वो मुड़ी। ये वो हाले नहीं थी, ये ढह गई थी एक भरभरी दीवार की तरह। आपका सब्जेक्ट मैथ था। आपने खुद को लिटरेचर में घसीटा। आपने अपने दिमाग और अपने दिल पे जुल्म किया। खुद पे जुल्म करने वाले अल्लाह को पसंद नहीं। आप क्यों अपने भाई को वैसा बना रही हैं? उसके लहजे में कोई तंज नहीं था, कोई नरमी भी नहीं थी। हसन उसे रोकना चाहता था लेकिन नहीं रोक सका। एक दुनिया थी जो हाले को सुनती थी, एक दुनिया थी जो उसे इनकार करती थी, जो उसके सामने बोलने की जुर्रत नहीं करती थी, और इसी दुनिया में एक उमर हयात था जिसकी बातें वो सुन लेती थी, जिसकी आवाज़ पे रुक जाती थी, जो उसे सुना भी सकता था और ना भी कह सकता था। तुम क्या चाहते हो हसन? हाले सुर्ख आंखों और दुखते हुए हलक के साथ पूछ रही थी। हसन ने गर्दन नहीं उठाई। मैं तुमसे पूछ रही हूँ हसन, गर्दन ऊंची करो और जवाब दो। अब के उसका लहजा सख्त था। मैं मेडिकल पढ़ना चाहता हूँ। उसके हलक से फंसी हुई आवाज़ निकली। और बाबा का ख्वाब? उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा था? हसन की गर्दन अब के उठी थी। मैं बाबा को समझा सकता था, अगर वो होते तो वो समझ भी जाते, क्योंकि वो बाबा थे। तुम किसी की कब सुनती हो? उसकी आवाज़ बिल्कुल बारीक और हल्की थी। हाले के होंठों पे एक तंजिया सी मुस्कुराहट आई। तुम उसकी देखा देखी मेरे मुंह के आने लगे हो। हसन जाओ, जो करना है करो, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रही हूँ। वो मुड़ गई, हथेली की पुछ से आंखें रगड़ती वहाँ से चली गई। कई लम्हात तक उसकी हिल की बाजगश्त सुनाई देती रही। चलो तुम्हारा फॉर्म फिल करें, उमर कहता वो आगे जाने लगा। हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। वो मेरी बहन है, वो नाराज़ हो गई है। हसन गिल्टी था, उसकी आंखें नम थी। वो दिन के 24 में से 18 घंटे नाराज़ ही रहती है। मैं उनको मना लूँगा, तुम चलो अंदर, वो बेजारी से कहता आगे बढ़ गया। हसन ने तशक्कुर से उसकी पीठ को देखा। यह आदमी कितने मसाइल हल कर लेता था। हसन को ड्रॉप करके वो लोग घर पहुंचे। रास्ते में उमर ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हाले की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। वो खामोश हो गया। जानता था वो हसन के दाखिले पे गुस्सा नहीं है, वो हसन के उमर को बताने पे गुस्सा है। पोजेसिवनेस, उमर साहब, बेगम साहिबा के चचा अंदर आए बैठे हैं। वो काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। शानों ने अंदर आते दोनों नफूस के सरों पे धमाका किया। आप अच्छा सा खाना तैयार करवाइए और टेबल प्रॉपर सेट रखिए, उमर नॉर्मली कहकर आगे जाने लगा। हाले शॉर्ट सी चौखट में खड़ी रही। उसकी आंखों में बेयकीनी थी, उसकी नज़रों में। तुम मुझे धोखा देना कब छोड़ोगे उमर? बस यही कर्ब था। वो खामोशी से आगे आया, हाले के बर्फ़ होते वजूद को देखा, फिर गहरी सांस भरते हुए उसका एक हाथ पकड़ लिया। मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, अपने अजली खूबसूरत लहजे में कहता वो उसका हाथ पकड़े आगे बढ़ता चला गया। ड्राइंग रूम के दरवाजे पे वो दोनों एक पल को ठहरे थे। चंद आंसू और थोड़ी सी अदाकारी। आपके लिए कभी मुश्किल नहीं रही। इट्स शो टाइम। उसने हाले के करीब हल्की सी सरगोशी की। अंदर शम्स बैठे थे, टांग पे टांग चढ़ाए, रीडिंग ग्लासेस लगाए, अपने मोबाइल पे कुछ देखते हुए। उन दोनों को देखकर उठ खड़े हुए। उमर मुस्कुराता हुआ आगे आया और उनसे मुसाहिफा किया। हाले आगे नहीं आए। उसकी आंखों के किनारे भीग रहे थे। थप्पड़, जिल्लत, बेबसी, घर से निकाला जाना, बाबा की आखिरी पुकार, यक ब यक सब याद आ रहा था। दिल को कोई मुट्ठी में पकड़ कर दबा रहा था। हाले बच्चे, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? वो अपनी जगह पे खड़े ताज्जुब से कह रहे थे। हाले ने उमर को देखा। उसकी आंखें जख्मी थी। वो पलके झपकाकर तसल्ली दे रहा था। मैं तुम्हारा हिस्सा भी तुम्हें देने को तैयार हूँ। उमर को अपने साथ कारोबार में शामिल कर रहा हूँ। मैं यहाँ इस घर में तुम्हारे बाप की हैसियत से आया हूँ।
वो लहजे को शीरी बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अच्छे अदाकार नहीं थे, कम अज़ कम हालिद से ज़्यादा अच्छे अदाकार नहीं। आप कौन कौन सा हिस्सा देंगे चचा? मेरा घर, मेरे जेवर, मेरे बाप की सेविंग्स, मेरा आखिरी असासा, उन सब के बारे में क्या ख्याल है? न चाहते हुए भी उसका लहजा तल्ख हुआ। वाह खुदा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता बच्चे। वो पैसे कितने होंगे? कोई 2-3 करोड़? मेरे पास इससे ज़्यादा रकम अब भी मेरे अकाउंट में पड़ी होगी। और क्या मैं भाई का पासवर्ड जानता हूँ? तुम एक बेतुकी बात का इल्ज़ाम मुझ पे लगा रही हो। एंड ऑफ डिस्कशन, उमर कहते हुए आगे आया। आप हमारे घर पे आए हैं, हमारे लिए मुअज़्ज़िज़ है। सारे इख्तलाफात अब ख़त्म। हाले को आंखों में तनबीह की, वो भी थम सी गई। कुछ देर बाद वो तीनों गोल मेज़ के गिर्द खाना खा रहे थे। शम्स को डिनर तक के लिए रोक रखा था। शम्स ने कबाब का टुकड़ा मुंह में रखा, अच्छी तरह चबाया, फिर उमर को देखते हुए बात का आगाज़ किया। हाँ भाई उमर, अब तो मैं तुम्हारे घर आ गया। क्या अब मैं तुम्हारे इस ज़हीन दिमाग से काम ले सकता हूँ? उमर ने पानी का गिलास मुँह से लगाया। 2 घूंट पीकर उसने गिलास वापस रखा। ये ज़हीन दिमाग अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी के माहौल में काम करता है। आप मुझे मेरी मर्ज़ी का माहौल देंगे तो मेरा दिमाग आपको आपकी मर्ज़ी का रिजल्ट देगा। हाले उन दोनों से बेनियाज गर्दन झुका अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। शम्स ने नैपकिन से मुंह थपथपाया। उमर ने चावलों का डिश उनके आगे किया। नहीं, मैं डाइट पे हूँ, उन्होंने कहते हुए पीछे को टेक लगा ली। और क्या है तुम्हारी मर्ज़ी का माहौल? उमर ने सादगी से कंधे उचकाए। पहला, मैं मिराज सुल्तान के ऑफिस से काम करूँगा। हाले ने गर्दन उठाकर बेयकीनी से उसको देखा। दूसरा, आप अपने बेटे को उसकी हद में रखेंगे। तीसरा, मैं वर्कर बनकर नहीं, पार्टनर बनकर काम करूँगा। चाहे 1% का पार्टनर हो या फिर 5%, मंजूर है तो मैं कल से ज्वाइन कर लूँगा। वो खाने से हाथ रोके हुए था। शम्स न जाने क्यों उससे मरूब होते चले गए। शायद वो उस दिन से उससे मरूब थे जब मिराज सुल्तान आखिरी वक्त पे उसे पुकार रहे थे। कुछ था उसमें कि उस पर एतबार करने को, उसके हाथ में कुछ सब कुछ दे देने को जी चाहता था। शम्स खड़े हो गए। ओके, मुझे मंजूर है, तुम 15% के हिस्सेदार ठहरे। उमर उनकी तकरीर में उठा। आपको मुबारक हो शम्स साहब, वो उठते हुए बोला। लड़के, जॉब तुम्हें मिली है, मुझे तुम्हें मुबारकबाद देनी चाहिए। उमर मुस्कुराया। उमर हयात अगर किसी के साथ काम करने लगे तो ये उसकी खुशनसीबी होती है, मेरी नहीं। शम्स ने ज़ोरदार कहका लगाया। हारी ने थकान से उसको देखा। आह, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी। चल लम्हात बाद वो उसे दरवाजे तक छोड़ आया था और वो वापस हाले के कमरे तक आया, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। इस नाराज़ बीवी को मनाते मनाते सारी उम्र गुजर जाएगी। शादी करना दुनिया की सबसे बड़ी झक है। वो हाले से बुड़बड़ाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मिर्ज़ा हाउस की सारी बत्तियां उस पहर रोशन थी। मुलाजमीन को छुट्टी दे दी गई थी। उस वक्त हर जानिब भूख का आलम था। लाउंज में रखे सोफ़े पे 3 नफूस बराजुमान थे। सरबराही सोफ़े पे फ़हीम मिर्ज़ा और उनके साथ बैठा याकूत, जिसके गर्दन और चेहरे पे अब भी ज़ख्मों के निशान थे। करख्त चेहरा लिए बैठे फ़हीम और उनकी दाएं जानिब रखी सोफ़े पे बैठा नूह मिर्ज़ा। उसका चेहरा सपाट था, खाली था। नरमीन को होश में आए 4 दिन हो चुके थे। तो बलाखिर तुम सच जान गए। फ़हीम की ठंडी आवाज़ पे नूह ने सर नहीं उठाया। बल्कि तुम इसके अलावा भी बहुत कुछ जानते हो जो कि तुम्हें नहीं जानना चाहिए था। याकूत ने खैर आरामदेह सा पहलू बदला। तुम जब तक खामोश थे मैं खुश था और खौफज़दा भी, लेकिन आज मैं तुमसे खौफज़दा नहीं हूँ। अब के नूह ने गर्दन उठाई। तुम क्या कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बेटे को मार दोगे, मुझे मार दोगे। आओ मारो हमें, वो उसे उकसा रहे थे। नूह के हाथ की मुट्ठी पिंचती जा रही थी, कनपटी की रग फड़क रही थी। हमें मारने से क्या होगा नूह? हम मर जाएंगे और तुम जिंदा रह जाओगे। जिंदा रह जाना मौत से बड़ा अजाब होता है। याकूत के पास तुम्हारी बहन की वीडियो है, तस्वीर है। नूह की आंख से एक आंसू निकलकर गाल पे बह गया। किसी भी मर्द के लिए उससे जुड़ी औरत का महल में किया जाने वाला तस्करा मौत होता है। वो वीडियोज़ और तस्वीर इतने लोगों के पास रखवा चुका हो कि तुम लोगों को मारते मारते थक जाओगे, लेकिन उन तस्वीर को हासिल नहीं कर सकोगे। याकूत ने उनको टहका दिया था, लेकिन वो बेनियाज से कहे जा रहे थे। वैसे इतनी अच्छी क्वालिटी में ना सही, लेकिन कुछ वीडियोज़ और तस्वीर तुम्हारी माँ की भी हैं मेरे लॉकर में। उन्होंने गर्दन झुका दी। आंसुओं में रवानी आ गई। रूह कब्ज़ होने लगी, सांस उखड़ने लगी। स्टॉप इट डैड, याकूत ने नागवारी से उनको टोका था। पोर्नोग्राफी की ऐसी कई साइट्स हैं जहाँ तुम्हारी माँ और बहन। बस प्लीज़ बस करे दे, वो बेबसी से बोला। खुदा का वास्ता चुप हो जाइए, वो सुर्ख आंखों के साथ हाथ उनके आगे बांधे कह रहा था। याकूत ने आंखें फेर ली। न जाने क्यों दिल में एक ठेस सी उठी थी। लेट्स मेक अ डील, फ़हीम रौनत से बोले। तुम्हारी उस दागदार बहन से मेरा बेटा शादी कर लेगा। डैड आप क्या कह रहे हैं? याकूत ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो कह गए।
वो जो तुम्हारा होटल है वो अपनी बहन को जहेज़ में सिक्योरिटी के तौर पर दे देना, क्या ख्याल है? नू जानता था ये कोई मशवरा या सलाह नहीं है, ये हुक्म है, ये धमकी है। उसका जी चाहा था खुद को छूट कर दे। आंख से आंसू गिरना बंद हो चुके थे। उसकी सारी दुनिया बर्फ हो चुकी थी। जब तुम्हारे सारे होटल्स मेरे पास मेरे नाम है तो उस एक होटल का क्या करोगे? अपनी बहन का सोचो यार। याकूत जैसा लड़का उसे कहाँ मिलेगा? वो याकूत के साथ नहीं रह सकती। मैं वो होटल आपके नाम कर दूंगा, लेकिन मेरी बहन याकूत से शादी नहीं करेगी। वो गर्दन झुकाए फटी हुई आवाज़ में बोला। याकूत बस खामोश तमाशाई बना बैठा रहा, लब काटता बेचैन। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ? वह हकारत से बोले। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ नू, और धमकी भी। अगर अगले हफ्ते तक सारे इंतजामात न हुए तो अपनी बहन और माँ की इज्जत नीलाम करवाने के लिए तैयार हो जाओ। और एक और बात, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन याकूत के साथ अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती तो फिल्में देखो, नावल उठाकर पढ़ो। लड़कियाँ अपने गुनहगारों को माफ़ कर ही देती हैं। जब मर्द अगवाकार या रेपिस्ट से शौहर बन जाए तो लड़कियों को उनसे मोहब्बत हो जाया करती है। और पता है क्या, लड़कियां मोहब्बत से दस्तबरदारी नहीं दिया करती, जज्बाती वो बोलकर रुके नहीं, लंबे लंबे डग पड़ते बाहर निकल गए। नू उसी तरह बर्फ बना बैठा रहा। जिल्लत, रुसवाई, गैरत। याकूत उसको देखते हुए अपनी जगह से उठा और उसके करीब आया। देखो नू, तुम इस तरह मत बैठो यार, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, वो तासुब से कह रहा था। नू ने ठंडी जख्मी आंखें उठाकर उसको देखा। खुदा तुम्हें गारत करे याकूत, अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे, खुदा तुम्हें मुझे तुम्हारी बर्बादी दिखाए, वो फटे हुए दिल के साथ कहता उठा और मंजर से गायब हो गया। पीछे खड़े याकूत का दिल न जाने क्यों डूब कर उभरा था। अगला सारा दिन उमर मसरूफ़ रहा और हाले नाराज़। वो हारून से मिलने दोबारा भी गई थी। शाम गए वो घर आया तो रात फैलने की तैयारी कर रही थी। आसमान सुरमई से स्याह होता जा रहा था और तारे किसी मोती की थाल की तरह आसमान पर बिखर गए थे। वो घर आया तो फ्रेश हो कार किचन में चला आया। आज अपने लिए कुछ अच्छा बनाने का दिल चाहा था। उसने आज कोई सब्ज़ी बनानी थी। दूसरे चूल्हे पे बख्श खड़ा रोटी बना रहा था। वो टैलेंटेड माँ का टैलेंटेड बेटा था। थोड़ी देर बाद उसकी उबली हुई सब्जियाँ तैयार थी। ये उमर की पसंदीदा ग़िज़ा थी और उसकी सेहत का राज भी। बख्श रोटी बनाकर अपना खाना लेकर जा चुका था। उमर ने बर्तन में खाना निकाल कर रखा। वो जैसे ही बाहर जाकर हाले को बुलाने के लिए मुड़ा, उसे वो सामने ही नज़र आ गई। नाइट सूट में मलबूस बालों को ढीले जोड़े में बांधे सोई सोई आंखें लिए उसके हाथ में वाटर बोतल थी। शायद वो पानी लेने आई थी। उमर को देखकर भौवें भींच गई। चेहरे पे गुस्सा आ गया। तो आंसू और ज़रा सी अदाकारी। हाँ, मैं इसे अदाकारा लगती हूँ। हेलो पार्टनर। वो उसको देखते हुए दिलकशी से मुस्कुराया। हाले बगैर जवाब दिए फ्रिज से पानी निकालने लगी, फिर ठां की आवाज़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। ये हम पाकिस्तानी आखिर कब तक अपना गुस्सा चीज़ों पे निकालेंगे? देखिए, इस तरह नाराज़ ना हो वरना मैं मर जाऊँगा, वो मुस्कुराहट दबाए कह रहा था। हाले अब फ्रिज वाली बोतल से अपनी बोतल भरने लगी। इसे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? उमर आगे आया। हाँ ठीक है, मान लिया आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ जितनी प्यारी नहीं है, लेकिन यकीन करें मुझे बहुत पसंद है। जवाब न दार। उसने पानी भरा और बगैर कुछ कहे उमर के आगे से गुजरने लगी। आपने बेयकीनी देखी है। ये लहजा मुख्तलिफ था। हाले रुक गई लेकिन मुड़ी नहीं। मैंने देखी है, मेरा सुल्तान की आंखों में देखी है। बोतल पे हाले की गिरफ्त सख्त हुई। आंखें खुद ब खुद गीली होने लगी। मैं उस बेयकीनी को नहीं भूल पाया जो आखिरी वक्त में मैंने जज साहब की आंखों में देखी थी। जैसे उनका भाई तो ये कर ही नहीं सकता, जैसे कोई इंसान उनसे सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी ले ही नहीं सकता। हाले के दिल को जैसे कोई ज़ोर से दबा रहा हो। उसका बाप कोई उसके बाप को कैसे मार सकता है? मैं शम्स की आंखों में वैसी बेयकीनी चाहता हूँ। अब के हाले मुड़ी थी। उसके सामने खड़ा वो दराज कद आदमी कह रहा था, मैं चाहता हूँ शम्स मुझ पे एतबार करे। और फिर उसका एतबार टूटे, उसको धचका लगे जैसे जज साहब को लगा था। और उसके लिए मुझे उसके करीब रहने की और आपको अदाकारी करने की ज़रूरत है कि आप मेरे लिए और अपने बाबा के लिए इतना नहीं कर सकती? काफ़ी देर तक वो खामोश रही, फिर खाली निगाहें उठाकर उसको देखा। तुम आइंदा मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ नहीं करोगे? उमर ने जी बिल्कुल कहकर उसकी यकीन दहानी करवा दी। कितना ताबेदार था ना वो। हाले चल लम्हा उसे मशकूक नज़रों से देखती रही। वो मासूमियत और मस्कीनियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ता उसके सामने खड़ा रहा। सहर लग रहे हो, वो कहते हुए डाइनिंग टेबल पे आकर बैठी। मतलब अच्छा लग रहा हूँ? उमर मुस्कुराता हुआ उसके सामने वाली कुर्सी संभाल चुका था। अब वो दोनों किसी दूसरे मौजू पे बात कर रहे थे। सब्जियाँ मुस्कुराते हुए उनको देखती रही।
जुलाई का महीना शुरू हो गया था। आज हाले का दूसरा पर्चा था। वो पर्चा देकर आई तो शानू ने खाना लगा दिया। खाना खाते हुए वो बार बार शानू को देख रही थी, जो आज ज़रूरत से ज़्यादा मीठी बन रही थी। हाले ने अपना हाथ रोक लिया। कुछ कहना है? उसके इतने डायरेक्ट सवाल पे शानू ज़रा सा गड़बड़ाई, फिर अपने तमाम दांतों की नुमाइश करते हुए बोली, बाजी मेरे भाई की शादी है, मुझे छुट्टी चाहिए। उमर साहब से नहीं कह सकती, आप मेहरबानी कर दो जी, वो लजाजत से कह रही थी। ठीक है, 15 दिन की छुट्टी ले लो, उसने बड़े आराम से कह दिया। अरे नहीं 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 बाजी, 15 दिन बहुत है, मैं 9-10 दिन में आ जाऊंगी। तनख्वाह की कटौती हो जाएगी तो घर कैसे चलेगा? हाले ने पानी पिया और उठ खड़ी हुई, फिर अपने पर्स से चंद नोट निकाले। ख़ानदान से ज़्यादा अहम कुछ नहीं होता, काम होते रहेंगे, तुम जाओ शादी इंजॉय करो, उसने नोट उसकी हथेली पर रखते हुए कहा। शानू नम आंखों से उसको देखे दुआएं देने लगी। उमर का आज शम्स के ऑफिस में पहला दिन था। हाले बोझल दिल के साथ ड्राइवर के साथ गाड़ी में बाहर निकल आए। वो गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी जब उस्मान की आवाज़ पे चौंकी। मैडम, ये आपका फ़ोन। उसने आईफोन 13 उसकी जानिब तरफ बढ़ाते हुए कहा। कल गाड़ी सर्विस के लिए ले गया था, ये फ़ोन पिछली सीट में फंसा हुआ था, मैं वापस करना भूल गया, माजरत, उसने इजाफा किया। हाले ने नासमझी से मोबाइल थामा और फिर उसका दिल धक से रह गया। आसपास की सारी आवाज़ें, सारा शोर पल भर को थम सा गया। ये उसके बाबा का फ़ोन। वो इस फ़ोन को पहचानती थी। उसके दिल में ठेस सी उठी, आंखों के किनारे भीगने लगे। उसने फ़ोन को ऑन करना चाहा लेकिन उसमें चार्जिंग नहीं थी। उसने मोबाइल को बस सीने से लगा लिया। आंसू कतरा कतरा आंखों से बहने लगे। लोग चले जाते हैं, मर जाते हैं, चीज़ें रह जाती हैं। उन चीज़ों को देखकर महसूस होने वाला दुख दुनिया के हर दुख से बड़ा होता है। थोड़ी देर बाद उस्मान ने गाड़ी एक बड़े शॉपिंग मॉल के सामने रोकी। वो मोबाइल को पर्स में डालती बाहर निकल आई। आज बड़े दिनों बाद उसका दिल कुछ खरीदने को चाहा था, हसन के लिए, अपने लिए और शायद उमर के लिए भी। वो अंदर चली आई। सबसे पहले उसने हसन के लिए कुछ शर्ट्स और जूते खरीदे। इसके बाद उमर के लिए उसका तोड़ा जाने वाला परफ्यूम खरीदा। थोड़े बहुत सामान अपने लिए और महर के लिए खरीदे। वो जब भी शॉपिंग करती थी अपने जैसी सेम चीज़ महर के लिए लाजमी खरीदती थी। मॉल में घूमते हुए एक महंगी दुकान के बाहर वो ठटक कर रुकी। अगले ही पल उसकी आंखों में सताइश उभरी। वो मस्मराइज सी बस ग्लास वॉल के अंदर देखे गई। अंदर एक सुर्ख, नीली सुर्ख साड़ी थी। वो इतना सुर्ख था कि आंखों को चुभता था। साड़ी बिल्कुल सादा थी, बस गले पे और बाजुओं पे सुनहरी पट्टी लगी थी। हाले के कदम में कान की अंदाज में अंदर की जानिब बढ़े। अंदर आकर उसने करीब से उस साड़ी को छू कर देखा। उसके लब हल्की सी मुस्कुराहट में ढले थे। मैम, आपको कुछ चाहिए? सेल्स बॉय की आवाज़ पे वो मुड़ी थी। उसने साड़ी की तरफ इशारा किया। मुझे ये चाहिए। उसके लहजे में बच्चों जैसा इश्तियाक और बेचैनी थी। श्योर मैम, मैं अभी पैक करवा देता हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। हाले फ़ौरन कैश काउंटर तक आई और अपना कार्ड उनके हवाले किया, लेकिन अगले लम्हे उसका चेहरा तारीख पड़ा था। सॉरी मैम, आपके कार्ड में सिर्फ चंद हज़ार का बैलेंस है। ये 3.5 लाख की है, क्या आप कैश पे कर सकती हैं? हाले का चेहरा बुझ सा गया था। उसके पास कैश नहीं था। हसन का दाखला, किताबें, कपड़े और बाकी सारे अखराजात पे पैसा पानी की तरह बहा था और उसके पास सिर्फ वही रकम थी जो उसने उमर से अपने जेवरात की मद में ले रखी थी। वो किसी को कॉल नहीं कर सकती थी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जिसे हाले मदद के लिए बुलाए, और वो जो दुनिया था वो आ नहीं सकता था। उसने एक आस के तहत सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ उमर को कॉल मिलाई। कॉल पिक होने के साथ अगले 2 सेकंड में ही कट गई। मैं मसरूफ़ हूँ, बस 3 लफ्ज़ कहकर उसने कॉल काट दी। हाले के मुंह पे जैसे तमाचा लगा। उसने बामुश्किल अपने तासुरात नॉर्मल रखते हुए सेल्स गर्ल की जानिब देखा। मैं कल तक इसे ख़रीद लूँगी, क्या आप मेरा इंतज़ार कर सकती हैं? श्योर मैडम, हमारे पास ये लास्ट कॉपी है, इसे हम पैक करके आपके लिए रख देंगे, आप कल आकर ले जाइएगा। उसने मुस्कुराकर तसल्ली करवाई तो हाले मुड़ के उसे कुछ बुरा लग रहा था, बहुत बुरा। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर उमर सुल्तान अपने ऑफिस में था। उसे हेवन की फ़ाइल चाहिए थी, असल फ़ाइल जो मिराज सुल्तान के पास थी। उसे ये यकीन था कि वो फ़ाइल यहाँ नहीं होगी, लेकिन वो एक बार अपने दिल की तसल्ली कर लेना चाहता था। उसे यकीन था मिराज सुल्तान ने हेवन उसके नाम कर दिया होगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार वो फ़ाइल हाथ लग जाए। उसने ऑफिस का चप्पा चप्पा छान मार लिया था, लेकिन मजाल है जो फाइल मिली हो। वो एक बार फिर थककर पावर चेयर पे आ बैठा। उसने सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहन रखी थी, कोट स्टैंड पे टंगा था, बाल माथे पे बिखरे हुए थे। उसकी स्याह आंखों में सोच की परछाइयाँ थी। उसने लैपटॉप खोला, USB लगाई। सिकंदर शाह ने उसके बकाया सामान के मद में उसका कैमरा वापस दिया था, लेकिन उस कैमरे में लगा मेमोरी कार्ड खाली था। सफ़ा चट साफ, लेकिन उसमें एक तस्वीर थी जिसपे एक स्याह कोरा बैकग्राउंड और उस पर एक सतर लिखी थी। जादू उसकी मंशा नहीं, मजबूरी था।
वो 1000 बार उस लाइन को पढ़ चुका था, लेकिन मजाल है जो कुछ समझ आया वो किताबी कीड़ा था। लेकिन उसने ये सतर कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ी थी। उससे बड़े बड़े सवाल हल करवा लो, उससे कहीं कहीं पन्ने स्याह करवा लो, लेकिन उमर हयात को बस पहेली सुलझाने का ना कहो, ये काम उसके बस का नहीं था। उसने एक बार फिर उस सतर को देखा। उसे लगा जैसे ये सतर उसका मुंह चढ़ा रही हो। थक कर उसने लैपटॉप की स्क्रीन गिरा दी। उसे एक बार फिर बस सुकून चाहिए था, सिर्फ सुकून, और उसे सुकून बस मिराज सुल्तान के पास ही मिला करता था। उसने आंखें बंद की और किसी मंजर में खुद को घर कर लिया। उमर की हकीकत मालूम होने पे मिराज सुल्तान उससे नज़र नहीं मिला पाते थे। उन दोनों की कोई मुलाकात उस दिन के बाद से नहीं हुई थी। उस वक्त भी वो हेवन अस्पताल में काम कर रहा था जब किसी ने आकर उसे मिराज सुल्तान का पैगाम दिया। वो खामोशी से बाहर चला आया। अस्पताल के बाहर वो गाड़ी से टेक लगाए खड़े थे। आज वो मुख्तलिफ थे, संजीदा और रिजर्व। उमर को उनसे रौब सा महसूस हुआ। वो आगे बढ़ाया। आज मिराज सुल्तान के साथ कोई ड्राइवर नहीं था। वो ड्राइविंग सीट पर जाने लगे। उमर ने उनके हाथ से चाबी ले ली। उन्होंने खामोशी से दे दी, शायद वो जिद नहीं करना चाहते थे। वो गाड़ी में आकर बैठा। मेरा ने बस उसे जगह का नाम बताया। उमर खामोशी से ड्राइव करता रहा। तुम्हारी माँ मर चुकी है। काफ़ी देर बाद मिराज सुल्तान हल्की आवाज़ में बोली। उमर के दिल को एकदम किसी ने पकड़ कर दबाया था, लेकिन उसके तासुरात नॉर्मल रहे। जानता हूँ, उसने 2 लफ्ज़ी जवाब दिया। मैं ये भी जानता हूँ मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक दे दी थी, और ये भी कि कोई वजह नहीं थी। वजह नहीं जानता। तुम्हें कैसे पता? वो हैरान नहीं हुए। हेवन में हर कोई ये बात जानता था, अमीरों के राज राज नहीं रहते। मुझे सब पता होता है। ये जुमला आज उसने पहली दफ़ा कहा था। बाकी रास्ता खामोशी से कटा। एक बहुत बड़े जेंट्स बुटीक के सामने गाड़ी रुकी। वो दोनों बाहर आए। मिराज अंदर नहीं गए। उन्होंने पैगाम भिजवाया। चंद लम्हों बाद अंदर से एक आदमी आता दिखाई दिया। वो कुछ उमर जैसा था, या फिर उमर उसके जैसा था। उमर ने उस आदमी को देखा और फिर वो सांस नहीं ले सका। उसके लब हल्के वाह थे, आंखें फटी की फटी रह गई। ये उसका बाप था जिसका इंतज़ार वो 18 साल तक करता रहा। ये वही शख्स था। उमर बगैर पलक झपके सांस रोके उस आदमी को देखे गया। महरूमी, बचपन की सारी ख्वाहिशात, बाप का मोहब्बत भरा लम्स, अधूरी जिंदगी, हर चीज़ जैसे डंक मारने लगी। उसके हलक में गिरहें पड़ने लगी। आंसू बहना चाहते थे, लेकिन उमर की आंख के पानी को उसकी इतनी जुर्रत ना थी कि वो उसकी मर्ज़ी के बगैर गिर पाता। आप यहाँ क्यों आए हैं? नगीन की मौत के साथ हमारा हर ताल्लुक़ ख़त्म हो गया था, उमर ने उस आदमी को कहते सुना। मिराज 2 कदम आगे आए। ठंडी स्याह आंखें उसके चेहरे पे गाड़ दी। मैं तुम्हारे बेटे को तुमसे मिलवाने आया हूँ। देखो उसे, ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा और नगीन का बेटा। उन्होंने उमर की जानिब इशारा किया। वहाज ने नासमझी से उमर की जानिब देखा और फिर वो सांस नहीं ले सका। मैं कैसे मालूँ ये मेरा बेटा? ये झूठ भी हो सकता है। काफ़ी देर बाद वो बोला तो उसकी आवाज़ कहीं दूर से आती महसूस हुई। उमर ने आंखें उठाकर उसको देखा। उनमें ज़माने का कर्ब था। वहाज को अपना दिल रुकता महसूस हुआ। एक बार यही बात इसकी आंखों में आंखें डालकर कह दो, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, उन्होंने इस्तज़ा से कहा। वहाज ने एक बार फिर उसके चेहरे को देखा। कौन कहता था वो उसका बेटा नहीं है? वो आगे बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाकर उमर के चेहरे को छूना चाहा। वो ज़ख्मी आंखों से बदक कर दूर हटा। वहाज का हाथ हवा में मुअल्लिक रह गया। उसकी आंखें पूरी तरह भीग गई थी। आप अब मुझे बेटा मानिए या नहीं, मैं आपको बाप नहीं मानता। मैं आपसे बदगुमान हूँ और ये बदगुमानी मैंने विरसे में ली है। वो पीछे होते हुए कह रहा था। आप गलत थे, आपने मेरी माँ के साथ गलत किया, और मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ज़िद भी विरसे में ली है। वो संजीदा बेलचक लहजे में कहता पीछे हुआ था। वहाज मानो पत्थर का बुत बन गया हो। साकित शल, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? मामू जान, उसने आखिरी लफ्ज़ का इजाफा किया। मिराज ने बेबसी से दांत पे दांत जमा लिए, फिर उमर का हाथ पकड़े आगे बढ़ गए। वह शल सा ज़मीन पे बैठता चला गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। इस वाक़ये के बाद वो कोई 1000 बार हेवन आया था, लेकिन उमर उससे नहीं मिलता था। हकीकत ये थी कि वो छुप छुप कर उनको देखा करता था, हसरत से, मोहब्बत से, लेकिन वो उस ज़िद और बदगुमानी का क्या करता जो उसे विरसे में मिली थी। उसने आंखें खोली। मनाजिर बदले हुए थे। से आंखों वाला मेहरबान आदमी उसके पास नहीं था, और उसका ना होना कैसी अजियत थी। ये कोई उमर से पूछता। वो घर आई तो उसका मूड सख्त ऑफ था। बेजारी सी बेजारी थी। गुस्सा था कि कम नहीं होता था। बेबसी थी कि आंखें बढ़ती जा रही थी। वो बेड पे आकर बैठी, दांत सख्ती से दांतों पे जमा लिए। ये पहली बार था जब हाले के पास कुछ खरीदने को पैसे नहीं थे, लेकिन ये क्या वाकई ये पहली बार था? सोच सोच कर उसका दिमाग फटने लगा था। दफतन उसके खुले हुए लैपटॉप की घंटी बजने लगी। उसने मुड़कर देखा। नफीसा की कॉल थी। हाले ने गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया, बालों में हाथ फेर कर उनको ठीक किया। कुछ भी हो, वो उमर के साथ रहे या न रहे, लेकिन नफीसा सास थी, और सासों का रूप तो फिर होता ही है। उसने वीडियो कॉल अटेंड कर ली। अब लैपटॉप के चौखट्टे में
नफीसा का चेहरा नज़र आ रहा था, वहीं बावकार मुअत्तबर चेहरा। हाले को देखकर वो मुस्कुराई। तुम आज डल लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? वो उसको बगौर देखते हुए कह रही थी। हाले ने बदिक्कत अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। उफ, ये सासों की नज़र। ऐसा कुछ नहीं है, बस पेपर्स की वजह से थक जाती हूँ। नफीसा ने मज़ीद नहीं कुरेदा। आप उस दिन मुझसे कह रही थी कि मैं नहीं जानती खुदा कौन है, आपको वाकई ऐसा लगता है क्या? हाले अब बेड पे आलती पालती मारे बैठ गई थी। लैपटॉप गोद में रखा हुआ था। नफीसा उसे देखती रही, गौर से जांचते हुए। चलो फिर बताओ, खुदा कौन है? हाले के चेहरे पे चमक आई, जैसे अब नफीसा को मरूब करने का मौका मिल गया। अल्लाह वो है जिसने हमें पैदा किया, हमें खाना दिया, ज़बान दी, हाथ दिया, हमें एक मुकम्मल इंसान बनाया। वो जिसने हमें आंखें दी जिससे हम देख सकें। देखने से बड़ी नेमत क्या होगी? सुनने से बड़ा एजाज़ क्या होगा? सैर होकर खाना खाना। और ज़िंदगी से बड़ी बात, ज़िंदगी से ज़्यादा हसीन कुछ और है? मौत। ज़िंदगी से ज़्यादा हसीन चीज़ एक ही है, मौत। नफीसा के जवाब पे वो ठहर से गई, आंखों की पुतलियों में बेयकीनी सी दर आई। नफीसा हयात ने कहना जारी रखा, ज़िंदगी बेशक नेमत है, लेकिन क्या तुम्हें मौत के बारे में कुछ इल्म है? अल्लाह वो नहीं जो ज़िंदगी देता है, अल्लाह वो भी है जो मौत देता है। तुमने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई बूढ़े लागिर वजूद देखे होंगे जो अब ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना खा सकते हैं। वो बस चारपाई पे पड़ी अधमरी लाश है। उनके घर वाले उनसे बेजार हैं, मुआशरे में उनका मकाम नहीं रहा। वो बस बेबस हैं, तकलीफ़ में हैं। उनकी एक ही ख्वाहिश है मौत। सोचो अगर खुदा उन्हें मौत भी ना दे। हाले ने बेख्तियार झुरझुरी ली थी। मौत नेमत है हाले, अल्लाह वो है जो ज़िंदगी के साथ साथ मौत भी देता है। हाले बस टकर टकर उनका चेहरा देखते रहे। और बस अहले ईमान बोलते हैं तो उनको सुनना चाहिए, उन्हें वो सुनता है जिसके अंदर ज़रा बहुत ईमान बाकी हो। तुमने कहा अल्लाह खाना देता है, नफीसा ने इजाफा किया, लेकिन क्या तुमने भूख देखी है? भूख क्या होती है बच्चे? दिन में कई बार हमें भूख लगती है और हम खाना खाते हैं। कभी गौर किया जब हमें भूख ना हो तब हम कैसे कैसे खाने ठुकरा देते हैं। तब ना गोश्त अच्छा लगता है, ना दाल, ना पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, ना घर के बने टिंडे, क्योंकि हम सैर होते हैं। सोचो अगर हम सारी ज़िंदगी सैर होते रहते तो क्या होता? ज़िंदगी का सारा मज़ा ही ख़राब हो जाता। हाले बेख्तियार बोली। नफीसा मुस्कुराई। बिल्कुल, सारा मज़ा ख़राब हो जाता। हर खाना अपना जायका, अपनी वक़्त खो देता। हमें खाने की कदर ही ना होती। खुदा सिर्फ वो नहीं जो खाना देता है, खुदा वो भी है जो भूख देता है। वो भूख जो हमारे खाने को, हमारी ज़िंदगी को एक मज़ा देती है। तुमने कहा खुदा वो है जिसने हाथ पैर कान आंखें दी, हमें मुकम्मल इंसान बनाया। लेकिन खुदा ने तो वो इंसान भी बनाए हैं जिनके हाथ नहीं, जिनके पैर नहीं, आंखें नहीं, जो मुकम्मल नहीं। हर कोई परफेक्ट तो नहीं, हर कोई आला तो नहीं। खुदा ने कुछ लोगों को टांगें नहीं दी ताकि हमें चलने की नेमत का अंदाज़ा हो। खुदा ने कुछ लोगों को आंखें नहीं दी ताकि बसारत जैसी नेमत का अंदाज़ा हो। लेकिन हम क्या करते हैं? किसी माजूर कमज़ोर इंसान को देखकर तरहम खाते हैं, हालांकि उन्हें हमारे तोहरम की ज़रूरत नहीं है। वो खुदा का शाहकार है। क्या अब तुम्हें पता चला अल्लाह कौन है? चल लम्हों के लिए हाले कुछ कह ही ना सकी। फिर जब वो बोली तो उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी। कैन वी हैव अ ब्रेक प्लीज़? मैं आपकी बातें डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। नफीसा ने संजीदगी से उसको देखा, फिर बगैर बुरा माने शोर कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। हाले धम से बेड पे गिर सी गई। ये उसके साथ क्या हो रहा था? तो ये थी इसकी आज की एपिसोड, और होपफुली कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और मुझे अब समझ नहीं आ रही, वाक़यात गड़बड़ हो रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और एपिसोड रिकॉर्ड की थी, तो उसके बाद मैं अब ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रही पहली एपिसोड में क्या मैंने बोला है और दूसरी एपिसोड में क्या था। लेकिन खैर, इसमें मेरा ख़्याल है कि फरवा के बाद वाले सीन्स हैं जब अस्पताल का सीन होता है। ठीक है, अस्पताल का सीन किसके साथ होता है ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन खैर जो भी है, बात हम करते हैं कि उसके दाखिले की। तो बिल्कुल ये एक बहुत वाज़ेह बात है कि जो इंसान करना चाहता है उसे वही करना चाहिए। अगर वो जिस भी फील्ड में जाना चाहे उसको वही करना चाहिए। अदरवाइज़ वो क्या होता है ना कि इंटरेस्ट, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं हो ना, आप वो कर नहीं पाते। और आप मतलब कर भी लेते हो तो आपका एक तरह से ना वो दिल अंदर से मुर्दा होता है। आप होता है यार क्या, अगर मैं कुछ नॉवेल्स ऐसे होते हैं जो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है, और मेरा दिल नहीं कर रहा होता पढ़ने का। समटाइम्स ऐसे होता है नॉवेल्स मुझे पसंद नहीं आते,
तो अब मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को वो पसंद भी आ रहे होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है, वो बता रहे होते हैं कि बहुत अच्छा नॉवल है, इसकी अगली एपिसोड कब आएगी ये वो। और मैं तो यार अब मैं क्या करूँ, मैं अब तो बन गई हूँ, मजबूर हो गई हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स एक पूरा नॉवल मैं एक साथ नहीं पढ़ कर रिकॉर्ड करके मैं नहीं अपलोड कर सकती। तो फिर मुझे होता है कि यार मैं अब क्या करूँ, मेरा तो खुद का दिल नहीं कर रहा पढ़ने का। उफ़, जब वो दिल मार कर मुझे पढ़ना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर मुझे लगता है तब मेरे पास टाइम ही नहीं होता, तब मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो इसी तरह ऐसा कोई भी काम हो जिसमें आपका दिल नहीं कर रहा, आपका वो क्या कहते हैं कि हर चीज़ उलट जा रही है, आपकी कोई चीज़ वो उसमें मस्बत नहीं हो रही, तो आप नहीं काम कर पाओगे। जब इंसान का दिल नहीं है कर रहा और वो उस फील्ड में जाना ही नहीं चाहता, तो उसको फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। आज के दौर में मेरा ख़्याल है हर एक को समझना चाहिए। अब पता है क्या होता है, अब कुछ में भी पता है क्या सीन होता है, अब जैसे जनरेशन्स का ये है कि वो कहते हैं कि भाई मेरे बाप ने मुझे ये काम नहीं करने दिया, मैं अपने बच्चों को से ये मैं अपने बच्चों को ये बनाऊँगा, ठीक है। हालाँकि उसको ये समझना चाहिए, अगर तुम्हारे बाप ने नहीं करने दिया तो तुम अपने बच्चे की वो पसंद देखो। ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हें क्रिकेट पसंद है तो तुम्हारे बच्चे को भी पसंद होगी, हो सकता है उसकी कोई और फील्ड पसंद हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो। अच्छा, बात वैसे बहुत फ़नी है मुझे करनी चाहिए या नहीं, लेकिन ख़ैर मेरी कज़न थी, वो मुझसे पूछ रही थी, उसको समझ नहीं आई, वो मेडिकल फ़ील्ड का उसका काम वो है, तो वो कर रही है, तो वो मुझसे फ़नी मज़ाक में कज़न पूछ रही है। तो कह रही है कि आप अपने बच्चों को क्या करवाएंगी। आप कहती मुझसे वो पूछ रही थी ना कि मैंने कहा देखो मेडिकल फ़ील्ड कर लो, तुम्हें अच्छा है, तुम्हारी खुद की ज़िंदगी बन जाएगी, संवर जाएगी। तुम्हें अगर तुम्हारे कहती है उसके वो कोई लड़ाई शड़ाई हुई थी घर में, तो वो कह रही मैंने नहीं करनी, मुझे डांट रहे थे सब ये वो, मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है ये। तो एज़ सच ऑफ कोर्स मेडिकल जब आप कर रहे हो तो बहुत प्रेशर होता है। ये अना और शहवार की बात नहीं है, ये वैसी मेडिकल फील्ड नहीं है। अना शहवार तो बहुत चिल होकर मेडिकल कर रही हैं। तो उसका वो ये था, तो उसका वो बड़ा, तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता, तुम समझो अपने माँ बाप को, ऐसे नहीं करते। अब मैंने कहा मुझे चांस मिलता, मैंने कहा मैं इतनी ज़हीन नहीं, लेकिन अगर मैं ज़हीन होती, और मैं हार्ड वर्किंग हूँ पर मैं ज़हीन नहीं हूँ, अगर मैं ज़हीन भी होती तो शायद मैं भी डॉक्टर बनती। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम ज़हीन हो, तुम थोड़ी सी मेहनत कर लो तो तुम इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाओगी। तो कहती अच्छा आप बताओ अपने बच्चों को क्या बनाओगे। मैंने कहा वैसे तो ये सवाल बड़ा अजीब है, लेकिन मैंने कहा कि ये अभी ना मैं डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ और कहूँ। मैंने कहा ये वक्त पर डिपेंड करता है, उस वक्त हालात क्या होंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको अपने बच्चों उस वक्त के भी हालात को देखना पड़ता। अब ये भी नहीं है कि बच्चे बिल्कुल आउट ऑफ द स्टेशन चले जाएं और कहें कि भाई हमने तो ये करना है या ये करना है। हर चीज़ को मद्देनज़र रख कर फ़ैसला करना चाहिए कि वो करना चाहिए या नहीं। अब एक इंसान वो चाह रहा है कि वो पायलट बने, या वो कोई इस तरह के पायलट के लिए उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, तो वो कैसे बन सकता है, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, हर एक चीज़ को समझना पड़ता है, ख़ुद को इस काबिल बनाना पड़ता है कि वो उस फील्ड में जाए। खैर ये एक बहुत बड़ी वो क्या कहते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा वो बात हो गई है। उसके बाद फिर वो उमर वाला वही बात, वो उस पर फिर वो इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने उसका कत्ल किया, तुमने उसका कत्ल किया, ये वो। लेकिन वो उसको क्लियर करता है। थैंक गॉड, मुझे यही था कि वो फिर ना छुपाने लग जाए। एक्चुअली मुझे ना वो वाइब्स आने लग जाती है माला और माहिर फ़रीद की, कि वो एक दूसरे से ऐसे ही बातें छुपाते थे हर बात में। नहीं, वो उसको बताना चाहता था, फिर उसने सोचा नहीं वो नहीं बताएगा। ऐसे करके मुझे बड़ा गुस्सा आता है, भाई बता दो ना, क्यों इतना जो दिल में है कह दो, बरमला कह दो। लेकिन ये इनकी अच्छी बात है कि अब उनके दिल में जो भी बात हो रही है वो एक दूसरे से कह रहे हैं। दूसरी बात और क्या हुआ, आगे क्या सीन हुआ, फिर उसका वो मेडिकल में एडमिशन हो गया। उसके बाद ये शम्स वाला सीन, ये वाकई में ये मज़े का है। मुझे पहले ही पता था इसने ऐसे ही करना है, इसने उनके अंदर घुसना है और उसके इसी तरह उसको तबाह करना है, ठीक है। और फिर उसका सीन महरमा का आता है। यार महरमा बहुत ही, मुझे हैरत होती है उस बंदी पर। कुछ लोग ऐसे ही डेस्परेट होते हैं सच में। अगर उनको, मैं ये भी नहीं कहती कि मोहब्बत ऑफ़ कोर्स एक ऐसा, मैं मानती हूँ कि ये एक ऐसी फीलिंग्स हैं जो आपके बस में नहीं होती, ठीक है। तो जहाँ तक मैंने सुना है, सही है, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि ये
खुद ब खुद हो जाती है। तो आप किसी को इस तरह नहीं कह सकते, लेकिन इतना नीडी, इतना डेस्परेट होना और इस तरह से आपका और ज़्यादा बढ़ता है लालच। आप कभी भी सैटिस्फाइड नहीं हो सकते इस चीज़ से, ठीक है। तो बाकी चीज़ें क्या होती हैं कि वो जिस तरह से कर रही होती है, पता नहीं, उसका करैक्टर ही थोड़ा अजीब सा है। मैं उसके बारे में क्या बात करूँ, वो हर तरफ से इतनी वो लो है ना, पता नहीं एट द एंड उसने फिर विलन निकलना, उसने बहुत बड़ी विलन निकलना। मुझे क्यों फीलिंग्स आ रही हैं पता, मुझे लग रहा है कि उसने उन सबसे बड़ी विलन निकलना है। सफ़ीर ने कत्ल किया मिराज का, ठीक है, और बाद में ये जिस तरह से उसके साथ कर रही है, हाल है यार बहुत स्वीट है, उसके मामले में बहुत स्वीट है। वो जो शॉपिंग करती है वो उसके लिए भी कर रही होती है, और फिर वो साड़ी लेना चाह रही होती है, तो फिर उसका शौहर वो उधर बेचारा फंसा होता है, वो सारा देख रहा होता है, और वो फरवा के पास फाइल है जो वो ढूंढ रहा है, वो फरवा के पास रखी हुई है। तो खैर ये सारी चीज़ें मिक्सअप हैं, अभी कुछ वो वाज़े नहीं हो रहा। और अभी क्या सीन था, नफीसा की बातें, ये जो एंड वाला सीन था ये बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग वाला था। सच में अगर ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमत है तो मौत भी एक नेमत है। मुझे याद है मेरी दादों की आखिरी दिन में बहुत बुरे हालात थे, ठीक है। तो मतलब उनका वो क्या कहते हैं कि उनकी फ्रैक्चर हो गया था टांग का ना, कुछ हड्डी का फ्रैक्चर हो गया था, और फिर उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन वो ख़राब हो गया, और उनकी ज़िंदगी बहुत एंड वाले डेज़ में ना, फिर हमारा ये होता था कि अल्लाह उनके लिए आसानी करे। हम ये दुआ करते थे क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। फिर अस्पताल में उनको रखा गया इतने दिन तक, ये वो। तो जैसे ज़िंदगी एक नेमत है, उसी तरह मौत भी एक नेमत है, बिल्कुल। अगर ये मौत ना हो तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग पड़े रहे और मौत मांगते रहे। खैर उसके बाद फिर उसने दूसरी बात कही, बिल्कुल अगर ये खाना सारा कुछ नेमत है तो ये भूख भी एक नेमत है। अगर भूख नहीं लगेगी तो हमें दूसरा, वाकई में ये बिल्कुल। अभी कुछ दिनों से मेरा स्टमक डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि मैं कहीं चल फिर नहीं रही। मैं सारा दिन रिकॉर्डिंग करती हूँ, आप लोगों के लिए नॉवेल्स रिकॉर्ड करती हूँ, तो मैं कुछ कर नहीं रही। फिर मैंने रात को काफ़ी देर तक वॉक की, काफ़ी देर तक मैं वॉक करती रही, तो फिर उससे थोड़ा बैलेंस हो जाता है। अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं कर रही, सोना, खाना और बस रिकॉर्डिंग करना। इसके अलावा मेरे पास कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी दरमियान में, जो कि मेरे लिए आई नो ख़राब है। तो फिर इसीलिए मैं वॉक करती रही काफ़ी देर तक, तो वो अच्छा रहा। उसके बाद क्या चीज़, बिल्कुल अगर अल्लाह ताला ने हमें, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है, हम दूसरों को देखें जो इस काबिल नहीं होते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे पास हैं और दूसरों के पास नहीं है, और बिल्कुल हमें अपने से नीचों को देखना चाहिए, ना कि उन लोगों को जो हमसे ज़्यादा है उनके पास। या इस तरह से ना आपके अंदर वो क्या होता है कि नाशुक्री पैदा होती है, ठीक है। जब आप अपने से ऊपर लोगों को देखते हो ना तो नाशुक्री पैदा होती है, लेकिन जब आप अपने से नीचे लोगों को देखते हो ना तो आपका दिल करता है कि शुक्र अदा करो कि अल्लाह शुक्र है हम उनसे बहुत अच्छे लेवल पर हैं। तो इसी तरह ये नॉवेल्स ऑफ कोर्स, जहाँ पर हमें बहुत सारी एक नॉवेल्स कैरेक्टर्स मिलते हैं, वहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। होपफुली आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।